जी अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके है। ओके, और आवाज भी क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? जी ठीक है, आवाज ओके। ओके, चले मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अननेसेसरी अपना माइक जो है उसको अनम्यूट ना कीजिएगा। एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन आंसर सेशन होगा हमारा। ड्यूरिंग सेशन आप अपने क्वेश्चंस को भी थोड़ी देर होल्ड कीजिएगा और उसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। पहला हिस्सा जो है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, देन फिर ये जो मीटिंग है हमारी, ये मैं टेक ओवर कर दूंगा सर को। तो हमारे कोर्स की बात की जाए तो बेसिकली ये सेल टैक्स मास्टरी का कोर्स है, जिसमें कि हम सेल टैक्स के प्रैक्टिकल और इंशाल्लाह थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है उसको कम्प्रीहेंसिवली कवर करेंगे। ठीक है, और आज का जो हमारा पर्टिकुलर सेशन है ये एक ओरिएंटेशन सेशन है, जिसके अंदर के हम आपको बताएंगे इंस्टीट्यूट के बारे में। उसके साथ साथ आपको ट्रेनर के बारे में बताया जाएगा जो इस कोर्स के ट्रेनर हैं। अलोंग विद दैट आपको कोर्स की डिटेल्स बताई जाएंगी, उसमें हमने क्या क्या चीजें आपको कवर करवानी है। और फिर चौथे नंबर पे जो है इंशाल्लाह हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक पे बाबरकत नाम से आगाज करते हैं आज की मीटिंग का। जैसा कि ये स्लाइड आपके सामने आ रही होगी और इसका मफहूम भी आपके जहन में आ रहा होगा। बेसिकली वो कोई दुनियावी मामला हो या फिर आपका जो है वो दीन का मामला हो, उसमें फलाह जो है वो आप उसी सूरत में हासिल कर सकते हैं जिस तरह से आप अपनी एफर्ट्स को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, ये आपकी कोशिश जो है वो इस बात पे हम तो बेसिकली आपको सिखाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम तो अब आपके साथ कमिटमेंट किया है, हम तो आपको सिखाएंगे, लेकिन आपका सीखने का अमल उसी सूरत में मुकम्मल होगा जब आप लोग भी अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, कुरान पाक की इस आयत के मफहूम से आप जो है वो आइडिया लगा सकते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। ठीक है, ये आप के मामला जो है वो आपके अपने रिश्तेदारों रिश्तों में सुधार पैदा करने के हवाले से हो सकते हैं, इल्म सीखने के हवाले से हो सकते हैं। आप किसी भी चीज को लेके जो है वो अपनी एनर्जी जिस तरह से यूटिलाइज करेंगे उसी तरह से अल्लाह ताला आपको जो है रिवार्ड देंगे। आज का सेशन चूंकि नॉलेज गैदरिंग का सेशन है, तो हम एक दफा फिर अल्लाह पाक से जो है दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे इल्म में जो है वो इजाफा फरमाए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी। मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारा इंस्टीट्यूट जो है बेसिकली अगर बात की जाए तो और आपकी आवाज हल्की आ रही है। जी, बहुत कान लगा कर सुनना पड़ रहा है, आपकी आवाज हल्की आ रही है। आप देखें आपकी तरफ कोई कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? बाकी कोई लोगों को भी प्रॉब्लम आवाज हल्की आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आ रही है आवाज सर। बिल्कुल clear है। कुछ साहबान तो फरमा रहे हैं कि आवाज बिल्कुल क्लियर है। एनी हाउ अलियास साहब, अभी उम्मीद है कि आवाज बेहतर हो गई चले होगी। चले, कोई बात नहीं, ओके, मैं कान लगा कर सुन लेता हूँ। चलें, आप मैं इसके लिए आपका मशकूर होऊंगा। एनी हाउ हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन जो है वो माशाल्लाह से पाकिस्तान का लीडिंग इंस्टीट्यूट है, और हम ये क्लेम ऐसे ही नहीं करते। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं हमारे पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है, वो कॉर्पोरेट नीड्स को देखते हुए हमने डिज़ाइन किए हुए हैं। उसमें हम डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट्स को भी टच करते हैं, उसके साथ साथ हम डिफरेंट फाइनेंस रिलेटेड भी कोर्सेज जो है ऑफर करते हैं। और अगर एक्सपर्टीज की बात की जाए तो वो हमारी जो है वो टैक्सेशन और कॉर्पोरेट की एक्सपर्टीज हैं। हमारे पोर्टफोलियो में जितने भी आगे कोर्सेज आएंगे, मैं अभी आपको बताता भी हूँ कि हम कौन कौन से जो अभी कोर्सेज आपको ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, वो सारे के सारे कोर्सेज टैक्स और कॉर्पोरेट के हवाले से होंगे। जहां तक हमारी फिजिकल प्रेजेंस की बात है, तो हम 3 शहरों में अभी करंटली ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें कि कराची है, उसके बाद इस्लामाबाद है और फिर लाहौर है। और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ जून हम ऑपरेशनल कर रहे हैं अपना इंस्टीट्यूट जो है पेशावर के अंदर। और फिर जो ये बेसिकली आपका विजन आप कह लें इसको। और इंशाल्लाह जो है वो जुलाई के एंड तक जो है वो हम अपना ऑपरेशनल करेंगे इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में भी। जो लोग हमारे साथ फैसलाबाद से जुड़े हैं या केपीके से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे भी इंशाल्लाह हमारी फिजिकल प्रेजेंस होगी। जहां तक फिजिकल प्रेजेंस की बात है, तो फिजिकली हम जो कोर्सेज ऑफर करते हैं उसमें हमारा टैक्स का एक कम्प्रिहेंसिव कोर्स है,
जो कि पाकिस्तान के जो है वो इनकम टैक्स और सेल टैक्स को कवर करता है। अलॉन्ग विद दैट हम उसमें एससीसीपी की कंप्लाइंसेस जो है वगैरह वो कवर करते हैं। ठीक है, वो हमारा एक कम्प्रिहेंसिव कोर्स है डेफिनेटली। अब मैं कोर्स तो आपको यहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो एजुकेशनल एक्सीलेंस, उससे बेसिकली हमारे जितने भी कोर्सेज हैं ये प्रैक्टिकल अप्रोच के कोर्सेज हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच के हमल कोर्सेज हैं। हम थ्योरेटिकल नॉलेज जहाँ पे जरूरी होता है वो डेफिनेटली पास ऑन किया जाता है आप लोगों को। जहां तक बात है, आपको पता है टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स चूंकि एक लॉ होता है, ठीक है, तो लॉ के आपको रेलिवेंट सेक्शंस और फिर उसके अलावा जो हमारा प्रोसीजरल लॉ होता है, जो रूल्स होते हैं, उसका भी आपको जानना बहुत जरूरी होता है। आप कोई भी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता हो कि एक सर्टेन फिगर अगर आप किसी रिटर्न में फिल कर रहे हैं तो उसके बैक एंड पे क्या लॉ एप्लीकेबल है, कौन सा रूल एप्लीकेबल है, ठीक है। तो हमारे कोर्सेज जो हैं वो इसी अप्रोच के हामिल होते हैं। इसके अलावा हम इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, ठीक है। और साथ साथ जो है अगर बात की जाए तो ये प्लेटफॉर्म आपकी एक नेटवर्किंग का जरिया भी बनेगा। वो कैसे बनेगा कि आपका जो ग्रुप है और जितनी ऑडियंस अभी आपके साथ कनेक्टेड है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ऑडियंस भी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक रखते होंगे। इसमें आपको कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स भी नजर आएंगे, ठीक है, जो लोग कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में एंट्री कर रहे हैं वो लोग भी नजर आएंगे। इसमें आपको कुछ बैंकर हजरात भी नजर आएंगे। इसमें आपको बिजनेसमैन भी नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक आपकी नेटवर्किंग जो है वो भी आपकी शुरू होगी इंशाल्लाह। जहां तक इंस्टीट्यूट के कोर्सेज की बात है तो हमारे पोर्टफोलियो में मल्टीपल कोर्सेज हैं, जिसमें हम यूएस से टैक्सेशन कोर्स करवा रहे हैं। ये भी एक प्रैक्टिकल अप्रोच का हामिल कोर्स है और इसके हमारे मल्टीपल बैचेस हो चुके हैं। ये कोर्स करने के बाद भी जो लोग, जिन लोगों ने ये कोर्स किया है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर सर्व कर रहे हैं, डीपीओस के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपना अच्छा खासा जो है वर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज किया है माशाल्लाह। उसके साथ साथ चूंकि अब यूएई के अंदर टैक्सेस का निफाज हो चुका है तो हम यूएई टैक्सेशन का कोर्स भी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ करवा रहे हैं। अलोंग विद दैट कैनेडियन टैक्सेशन है, यूके टैक्सेशन है। फिर जे अभी जो मैं बात कर रहा था कि फिजिकल क्लासेस हमारी किस पर्टिकुलर कोर्स की होती हैं, तो वो है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर कोर्स, ठीक है। ये हमारा इनकम टैक्स सेल टैक्स इन दोनों को कम्प्रीहेंसिवली कवर करता है विद ऑल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। और इसके साथ जो है वो हमारा एक एडवांस लेवल का कोर्स भी है, एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन के नाम से आपको नीचे आ रहा होगा, ठीक है। ये कोर्स अभी करंटली हम जो है वो ऑनलाइन ऑफर कर रहे थे और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जो है हमारा इसका वो कराची से फिजिकल भी होगा। अलोंग विद दैट हम कपल ऑफ अदर कोर्सेज जिसमें फाइनेंस और कॉर्पोरेट रिलेटेड कोर्सेज हैं, जैसे कि डाटा एनालिटिक्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोर्स है, ठीक है, क्विक बुक जीरो का कोर्स है, ये ऑफर कर रहे हैं। प्लीज मैं आपसे एक दफा फिर इल्तमास करूंगा कि आप अपने आप को जो है वो म्यूट रखें। चलें, तो अब बात करते हैं आपके इस कोर्स में, इस पर्टिकुलर कोर्स में जिसकी आज ओरिएंटेशन हो रही है, जिस सेशन में हम बात कर रहे हैं उसके ट्रेनर के हवाले से। तो खुरम शहजाद असलम साहब जो हैं वो आपके इंस्ट्रक्टर होंगे। खुरम साहब जो हैं माशाल्लाह आईटीपी हैं, जो कि, और साथ साथ वो एलएलबी भी हैं, सीएमए भी हैं माशाल्लाह से। और अभी जो है वो एक्टिंग फाइनेंस सेक्रेटरी हैं 2024-25 की जो टर्म है रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन की। उसके साथ उन्होंने जो है मल्टीपल बिग फोर फर्म के साथ काम किया हुआ है। अलोंग विद दैट जो अगर सर खुरम की बात की जाए तो सर खुरम माशाल्लाह वास्ट एक्सपीरियंस कैरी करते हैं अपना टैक्सेशन में, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी और डायरेक्ट टैक्सेशन में भी। इसके साथ साथ उनकी जो टैक्सेशन की फर्म है टैक्सेशनिस्ट एंड कॉर्पोरेट कंसल्टेंट के नाम से एक उनका एक यूट्यूब चैनल भी है और उनकी फर्म भी है, ठीक है। यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वो मल्टीपल टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को पास ऑन करते रहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के हवाले से भी और डायरेक्ट टैक्सेशन के हवाले से भी। बाकी खुरम साहब इंशाल्लाह इस सेशन को आगे लीड करेंगे। आप लोगों से इल्तमास है कि आप लोग जो है वो काइंडली अपने आप को अनम्यूट रखिएगा। सर खुरम, आर यू देयर? यस, आवाज मेरी क्लियर आ रही है सर? जी बिल्कुल क्लियर है। चलें, मैं सर फिर होस्टिंग यहीं से राइट्स अपना सिस्टम से आप स्क्रीन स्क्रीन, शेयरिंग कर लूं। जी 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 आप कर सकते
चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा ब्रीफ इंट्रो कराया और ये स्लाइड भी इस वक्त दोस्तों की स्क्रीन के ऊपर है। तो हमारी कोशिश सर यही होगी, जैसा कि आपने कहा कि सेल्स टैक्स चूंकि मास्टरी का कोर्स है, तो हम कोशिश यही करेंगे कि ज़्यादा जो इनका काम है रजिस्ट्रेशन को लेके, फाइलिंग को लेके, और अभी हम देखेंगे कि 6 से 7 जो मॉड्यूल हैं बेसिकली जो हमारे पास ये कोर्स है, उसके अंदर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ने बड़े कम्प्रीहेंसिवली इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें सबसे पहले कोर्स का अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं, तो जैसे मैंने नाम पहले बताया आपको कि सेल्स टैक्स मास्टरी कोर्स है। ड्यूरेशन इसकी जो है वो 1 मंथ होगी, जिसके 1.5 क्रेडिट आवर्स होंगे। क्लासेस का भी उन्होंने यहाँ पे डिटेल्स आपको बताई हुई है कि 2 दिन जो है हफ्ते में क्लास होगी, और मीडियम जैसा कि अभी हम जूम से को यूज़ करते हुए आपसे मुखातिब हैं। कोर्स मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं, तो जैसा कि फर्स्ट मॉड्यूल है आज, तो खैर हमारा ओरिएंटेशन सेशन है, इसमें तकरीबन मॉड्यूल्स और उसके अंदर क्या क्या कंटेंट बेसिकली हम शेयर करेंगे वो हम आपसे शेयर करेंगे। इसमें यह है कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का हमारा जो है वो फर्स्ट मॉड्यूल होगा, और ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि अब हम करेंगे ये कि नेक्स्ट जब हम फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो उसमें मैं कोशिश ये करूंगा कि साथ साथ जो सेल्स टैक्स का जो एक्ट है 1990, उसके भी, उसके रूल्स भी, और इसके अलावा सेल्स टैक्स विद होल्डिंग के भी जो रूल्स हैं उसका भी लिंक मैं आपसे शेयर करूं, वो लो आप भी डाउनलोड करके अपने सिस्टम्स में रखें। क्योंकि जो प्रैक्टिकल होता है वो ऑलवेज सपोर्टेड बाय द कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी होता है। तो जाहिर है अब हमारे पास चूंकि टाइम कम है, तो हम थारोली पूरा लॉ तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जो चीदा चीदा जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगी, वो हम इस मॉड्यूल के अंदर जो है वो कवर कर रहे होंगे। इस तरह हमारा दूसरा मॉड्यूल है रजिस्ट्रेशन को कवर करेगा। इसी तरह हमारा जो तीसरा मॉड्यूल है उसके अंदर हम प्रैक्टिकली सेल्स टैक्स की जो रिटर्न कैसे सबमिट होती है वो हम प्रैक्टिकली उसको जो ओपन करेंगे आईरिस से, और बाकी जो प्रोवेंशनल रिटर्न्स हैं उनके रिस्पेक्टिव पोर्टल से हम उसको ओपन करेंगे, और वहां पे जाके देखेंगे कि आपने अपनी सेल्स, परचेज और बाकी जो स्टॉक है उसको आपने जाके कैसे वहां मैनेज करना है। थर्ड जो है इसके अंदर हम थोड़ा सा देखेंगे कि जब आप सेल्स टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं, ईयर एंड होता है, और उसके बाद आपको डिफरेंट सेल्स टैक्स के नोटिसेस जो है वो कौन कौन से आते हैं, और उसके बाद उनका जो है एड्रेस आपने उनको कैसे करना है। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्स टैक्स रिफंड। अगर आपने सेल परचेज के दौरान एक्सेस टैक्स पे किया हुआ है, तो उस टैक्स को आप गवर्नमेंट से कैसे क्लेम कर सकते हैं, तो इस मॉड्यूल के अंदर हम देखेंगे, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसको देख रहे हैं गवर्नमेंट के, वो भी हम देखेंगे। फिर सेल्स टैक्स की अपील्स हैं। जाहिर है डेफिनेटली जब आपको नोटिस आएंगे तो उसके बाद आपका एक लिटिगेशन का सफर शुरू होता है। लिटिगेशन के सफर के अंदर फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट जो स्टेजेस हैं, डिफरेंट जो फोरम्स आपको अवेलेबल हैं, वो कौन कौन से हैं, उसमें आप अपील कैसे कर सकते हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे। और लास्ट पे फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे मैंने आपको कहा कि आईआरएस पोर्टल के ऊपर हम आपसे को प्रैक्टिस करवाएंगे, और प्रैक्टिकली जो है वो सेल्स टैक्स की रिटर्न जो है वो सबमिट करवाएंगे आपसे भी, और उस दौरान जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, जो हिकअप्स होंगी, वो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। तो अभी चूंकि आज जैसा कि इंट्रो में आपको बताया कि ओवरव्यू क्लास है, तो ओवरव्यू के अंदर तो हम सिंपली जो है वो कंटेंट ऑफ द कोर्स ही जो है वो कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देख लेते हैं, सबसे पहला मॉड्यूल जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स का है, तो उसके अंदर देखें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो टैक्स है उसको भी हम देखेंगे कि बाय डेफिनेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्क क्या होता है। इसी तरह जो सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स से स्पेसिफिकली क्या मुराद है, पाकिस्तान में सेल्स टैक्स जो है वो किस तरह से लागू होता है, इसकी क्या थोड़ी सी हिस्ट्री है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डिफरेंस बिटवीन सेल्स टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, क्या फर्क है। इसी तरह वैल्यू एडेड टैक्स, वैट जो है, जैसा कि कॉन्सेप्ट आपको पता है कि ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली, और पाकिस्तान के अंदर जो सेल्स टैक्स चार्ज किया जा रहा होता है उसको हम कहते हैं वैट मोड के अंदर, वैल्यू एडेड मोड के अंदर। यानी कि अगर फर्ज करें मैन्युफैक्चरर से चीज जो है वो होलसेलर के पास गई, होलसेलर से आगे रिटेलर के पास गई, या कोई मिडल मैन और उसके अंदर आ रहा है, तो ये जो या जो पूरा सप्लाई चेन है कि ए ने बी को बेची, बी ने सी को बेची, सी ने डी को बेची, उस दौरान जो वैल्यू एडेड टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान के अंदर कैसे लग रहा होता है, ये कैसे हम उसकी कैलकुलेशन बना रहे होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। फिर इस तरह जीएसटी और वैट में को फर्क है वो हम देखेंगे। मेथोडोलॉजी ऑफ वैट हम देखेंगे कि हम कैलकुलेशन आपको दिखाएंगे कि किस तरह आप जो वैट का मेथड है उसको यूज करके सेल्स टैक्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम सेल्स टैक्स लॉज देखेंगे पाकिस्तान के अंदर, वो कौन से हैं। तो प्राइमरली अगर आप देखें, जैसे उन्होंने नीचे कहा भी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन, तो 18वीं तरमीम के बाद आपको पता है कि बहुत सारी जो पावर्स थी, बहुत सारे जो टैक्स कलेक्शन थी वो डिवॉल्व कर दी गई और वो सूबों के पास चली गई थी।
तो वो भी हम स्टडी करेंगे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लें तो वो ये है कि जैसे अगर आप पंजाब के अंदर देखते हैं तो पंजाब की जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, गुड्स की जो जितनी भी टैक्स होता है सेल्स टैक्स, वो आपका फेडरल कलेक्ट कर रहा होता है अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990, और सर्विसेज जो हैं वो सारी सूबों के पास हैं। तो सर्विसेज के ऊपर जो जिस सूबे के अंदर भी आप होंगे वहाँ का जो रिस्पेक्टिव सेल्स टैक्स सर्विसेज का लॉ है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा होता है। जैसा कि पंजाब के अंदर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, इसी तरह सिंध के अंदर सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, उसको हम SRB कहते हैं, इधर इसको PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी है, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी या BRA हम उसको बोलते हैं। इसी तरह AJK के अंदर जो है वो अपनी अलग से एक बॉडी है, वो वहाँ पे ही अपना सेल्स टैक्स जो है वो कलेक्ट करते हैं, और वहाँ पे ही जाके आपको AJK का एक अलग पोर्टल है, उस पर जाके आपको सेल्स टैक्स की रिटर्न्स फाइल करनी होती है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी डिफरेंट है। तो ये जितने भी प्रोविंशियल लॉज हैं इसको भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू उनका देखेंगे। इसके अलावा हम उनके पोर्टल्स देखेंगे, उनकी रिटर्नें कैसे सबमिट होती हैं। तो इंशाल्लाह हम कंप्लीटली जो है नीचे रेवेन्यू अथॉरिटीज का, जैसे मैंने आपको जिक्र कर दिया कि हर सूबे की अपनी एक रेवेन्यू अथॉरिटी है, और उसके बाद हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है इस बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो मॉड्यूल है उसके अंदर वो भी देखेंगे, जैसा कि सप्लाईज की डेफिनेशन क्या होती है, इनपुट किसको कहते हैं, आउटपुट किसको कहते हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह जो बेसिक जितनी भी डेफिनेशन हम जरूरी समझते हैं जो आपकी डेली बेसिस की यूज के अंदर आती हैं, वो भी इंशाल्लाह आपकी यहाँ पे कवर हो रही होंगी। अब हम थोड़ा सा मॉड्यूल 2 की बात करते हैं। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल है, जैसा कि नाम से जाहिर है इस दौरान जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, और अच्छी बात यह है कि इसमें आप ये भी सीखेंगे कि आपने सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर कैसे करना है, रजिस्टर होना किसे चाहिए, प्रोसेस क्या होगा। उसके बाद टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होती है मैन्युफैक्चरर के लिए, वो भी हम देखेंगे, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन उसको कहते हैं कि जब आपने रजिस्ट्रेशन वॉलंटियरली नहीं कराई, लेकिन FBR की या सूबे की जो है वो नज़र के अंदर आता है कि ये बंदा जो है वो प्रोविंस के अंदर काम कर रहा है या फेडरल के अंडर काम कर रहा है, बट इसने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं कराया, तो इदारा आपको नोटिस करके बाय फोर्स भी जो कंपल्सरी रजिस्टर कर सकता है। तो वो हम पूरा प्रोसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। चेंज इन पर्टिकुलर है, अगर आपने कोई एड्रेस चेंज करना है, आपके इसके अलावा कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली है आपकी प्रोफाइल के अंदर, तो वो भी आप कैसे चेंज करेंगे वो भी हम देखेंगे। डी रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अगर आपने आपका काम बंद हो चुका है, आपने बिजनेस जो है वो वाइंड अप कर लिया है, तो अब आपको यू रिक्वायर्ड कि आप डी रजिस्ट्रेशन करें। अदरवाइज आपको पता है कि अगर आपका काम है, आपके पास इनवाइसेस हैं, आपने पूरे महीने के दौरान काम जो भी किया है, वो आपको मंथली जो है वो वहाँ पे सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। और अगर आपने काम नहीं कोई भी किया, कोई बिजनेस नहीं किया, कोई इनवाइस आपने जनरेट नहीं की, तो उस सूरत में नील फाइल करनी होती है, बट उसको अबेंडन नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए अगर आपका बिजनेस में आपको FBR से सेल्स टैक्स में डी रजिस्ट्रेशन भी कराना जरूरी है, तो वो भी हम जो है देखेंगे यहाँ पे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है जी? जी सर, आपकी आवाज क्लियर है, प्लीज। क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे ब्लैक लिस्टिंग और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप आए दिन सेल्स टैक्स फ्रॉड का नाम सुनते रहते हैं। तो अगर किसी किस्म का कोई सेल्स टैक्स का फ्रॉड होता है, तो उस सूरत में इदारा आपको ब्लैक लिस्टिंग जो है वो ब्लैक लिस्ट कर देता है और सस्पेंड कर देती है आपकी जो सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन है। और उसके बाद रेस्टोरेशन भी है, वो आपने कैसे करनी है वो भी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपसे डिस्कस कर लेंगे। आजकल जैसा कि आपको पता है कि गैस और इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कनेक्शन की बात भी हो रही है, इसमें भी आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि मोबाइल सिम्स जो हैं वो जो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर्स हैं, वो भी जो रूल है वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर ये है कि पेनल्टीज क्या है नॉन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के लिए, कि अगर आप जो है वो आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया, बट आप एक टैक्सेबल एक्टिविटी कर रहे हैं, या तो सप्लाईज कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, और इदारा जो है वो सब्सिक्वेंटली उसको पता चलता है और वो आपको नोटिस करता है, वो आपको पकड़ लेता है, तो उस सूरत में आपके ऊपर जो है वो पेनल्टीज जो है वो कौन कौन सी होगी। और इसके अलावा आपने आजकल बहुत शोर सुना होगा, वो है Tier 1 रिटेलर्स का शोर। वो ये है कि जितने भी रिटेलर्स हैं, अब ये भी रिटेलर्स की कैटेगरीज हम आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, वो जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट का मॉड्यूल 1 के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि रिटेलर्स की कैटेगरीज को कितनी किस्म की होती है, Tier 1 Tier 2 क्या होता है। उसके बाद हम ये भी डिस्कस उसमें करेंगे कि रजिस्टर होना किसको जरूरी है, उसके लिए कंडीशंस क्या हैं। तो ये जितनी भी इंटीग्रेशन है, और अभी ये नया जो पिछले कुछ 3-4 साल से FBR कोशिश कर रहा है
कि वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है वो टियर 1 रिटेलर के शॉप के ऊपर, बिजनेस के ऊपर रजिस्टर करे और फिर वहां से डायरेक्ट रिपोर्टिंग एफबीआर को होती रहेगी। तो वो इंटीग्रेशन क्या है, तो इंशाल्लाह इस मॉड्यूल के एंड पे हम जो है इसको भी डिस्कस कर लेंगे, और ये इंशाल्लाह इस तरह फिर हमारा ये सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन का जो मॉड्यूल है वो कंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेल्स टैक्स रिटर्न है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रैक्टिकल जो चीज़ है आपकी वो आपका यही है कि सेल्स टैक्स की जो रिटर्न है, आपको पता है कि सेल्स टैक्स की जो पूरी लर्निंग है इस वक्त, जो आप और मैं इस वक्त इंगेज हैं इस एक्टिविटी के अंदर, उसका जो कोर और क्रक्स है वो सेल्स टैक्स रिटर्न को बेसिकली समझना है, फाइल करना है। बाकी जो सारी चीज़ें अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं वो सपोर्टिंग है, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, वो सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप जो हमारा थर्ड पड़ाव होगा इस कोर्स के अंदर वो सेल्स टैक्स रिटर्न होगा, और ये सबसे अहम होगा, प्रैक्टिकल होगा, इस पे आपने ज्यादा फोकस भी करना है। उसमें वही बात है कि हम थोड़ा सा शुरू में डिस्कस कर लेंगे रिटर्न क्या होती है, किसको रिटर्न जो है वो भरनी चाहिए, एनेक्सर्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपको पता है एनेक्सर ए है, एनेक्सर सी है, एनेक्सर एफ है, एनेक्सर जे है। तो डिफरेंट एनेक्सर्स के फंक्शंस क्या हैं, किसको ये फाइल करने होते हैं, उनको फाइल करते कैसे हैं, उसकी जो है वो लिंक डी लिंक सारी इनवाइसेस की, वो सारा इंशाल्लाह हम इसके अंदर सीखेंगे। फिर फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टैक्स के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा ऐसे चलते चलते कि ऐसे लोग, अगर आप किसी ऐसे बंदे को सेल कर रहे हैं जो बंदा सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर नहीं है लेकिन उसे होना चाहिए था, तो उस वक्त आप जो है वो 4% एक्स्ट्रा जो है वो फर्दर टैक्स लगाते हैं। बाकी इसको इंशाल्लाह हम डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। इसी तरह इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, कुछ ऐसी परचेजेज आपकी होती हैं जिनका क्लेम आप नहीं ले सकते, तो वो हम इस कैटेगरी के अंदर पढ़ेंगे। एडजस्टेबल टैक्स किसको कहते हैं, अपॉर्शनमेंट ऑफ टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए कि अगर आप एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं, उस दौरान आपने अपना जो इनपुट टैक्स है जो परचेजेस के टाइम पे आपने दिया है उसको अपॉर्शन कैसे करना है, किसको आपने क्लेम करना है और किस पार्ट को आपने क्लेम नहीं करना है, इसकी भी इंशाल्लाह पूरी कैलकुलेशन आपसे आपको सिखाई जाएगी, इसको स्टडी किया जाएगा और इसको हम कंप्रिहेंसिवली डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी है जी। अगर आपने पूरी अपनी सेल्स भी अपलोड कर दी, परचेज भी आपने अपलोड कर दी, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, हर चीज डिस्काउंट्स वगैरह एडजस्ट करने के बाद, तो फिर हम देखेंगे कि आपकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी है वो कैसे कैलकुलेट होती है सेल्स टैक्स की। टाइम एंड मैनर आप देखेंगे कि जैसे आपको पता है नॉर्मली 18 तारीख तक होता है, कुछ कंपनीज की 21 तक भी जाती है, 25 तक भी जाती है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं पूरी समरी आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन सी कंपनीज को किस डेट के ऊपर पेमेंट कर देनी चाहिए, किस डेट के ऊपर अपना जो एनेक्सर्स है परचेज के वो अपलोड कर देने चाहिए, किस डेट पे आपको रिटर्न भरनी है, किस डेट पे जाके आपको पेमेंट करनी होती है। एक्सटेंशन है, अगर आप टाइमली अपना डेटा नहीं कंपाइल कर सके, आप टाइमली चीजें नहीं मुकम्मल कर सकते, तो फिर हम देखेंगे कि एक्सटेंशन की जो एप्लीकेशन है वो आपने कैसे देनी है ऑनलाइन, वो भी इंशाल्लाह हम आईरिस में जाके देख लेंगे। कंडोनेशन ऑफ टाइम लिमिट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कुछ चीजों का लॉ के अंदर जो है वो टाइम डिफाइन होता है, अगर वो उस टाइम से ज्यादा हो जाए और आप समझते हैं कि आपको इसमें से टैक्स लॉस हो रहा है, टैक्स का नुकसान आपको हो रहा है, तो आप इदारे को कंडोनेशन ऑफ टाइम लिमिट की एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। इसके बाद एनुअल सेल्स टैक्स रिटर्न है, बास कंपनियों के लिए इंपॉर्टेंट है कि जहां पे वो 12 महीनों की हर महीने की अलग अलग फाइल करते हैं, वो फिर पूरे साल की कंप्रिहेंसिव सेल्स टैक्स रिटर्न भी उनको भरना जरूरी है। वो किन इदारों को भरना जरूरी है, किस सूरत में होती है, कैसे होगी, वो भी इंशाल्लाह हम डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। स्पेशल टैक्स रिटर्न, स्पेशल रिटर्न है, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ पेनल्टीज का एक टेबल मैं आपसे शेयर कर लूंगा, जिसमें पूरा एक टेबल है जिसमें बताया गया कि अगर आपने ये काम ना किया तो कितनी पेनल्टी, ये ना किया तो कितनी पेनल्टी। तो उसको दायरे वही अगेन मैंने आपसे कहा कि इसमें जैसे शुरू में सर ने इंट्रो में आपको बताया कि एफर्ट आपने करनी है, हमारा काम आपको गाइड करना है, मटेरियल प्रोवाइड करना है, जितना लीगल मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप देखिएगा जैसे अभी इस वक्त हमारे पास 39 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इसमें तकरीबन 37 आई फील स्टूडेंट्स होंगे आपके। तो 37 की जब ये कोर्स हम कंप्लीट कर रहे होंगे तो उस वक्त डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होगी। क्यों? हर बंदे की कोशिश के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जितनी लर्निंग करेंगे, जितना कोशिश करेंगे, जितने कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा स्टडी करेंगे, वो आपको जो है वो हेल्प करेंगे। तो ये मॉड्यूल हम जो है इंशाल्लाह जब कंक्लूड कर रहे होंगे तब तक हमारे पास जो रिटर्न है उसके हवाले से काफी सारा नॉलेज हमारे पास आ चुका होगा। नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं अपने मॉड्यूल 4 के अंदर। देखिए मॉड्यूल 4 जो है वो आपका बिल्कुल सारे का सारा लिटिगेशन के ऊपर है। आप में से ऐसे लोग जो किसी किस्म का सिविल का या क्रिमिनल का काम करते हैं उनको ये पार्ट बड़ा अच्छे से समझ आएगा। और जो लोग
आगे एस्पायरिंग है जो टैक्स की फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसके अंदर लिटिगेशन क्या है, स्टेजेस क्या होती हैं। जैसे कि पहले आपको आरटीओ से नोटिस आता है, फिर उसके नोटिस का ऑर्डर होता है, ऑर्डर के बाद आप अपील में जाते हैं, कमिश्नर अपील है, कमिश्नर अपील एपलेट ट्राइब्यूनल है। तो इस तरह डिफरेंट जो अपील के फोरम्स हैं, तो ये पूरा हम लिटिगेशन का जो प्रोसेस है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। टैक्स ऑडिट क्या होता है सेल्स टैक्स का, उसके बाद रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हम देखेंगे। कॉमन रिप्लाईज जो रिस्पॉन्स होते हैं, अब जाहिर है वही अगेन बात वही है कि ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, बट हम कुछ आपको स्टैंडर्डाइज नोटिस के जो आंसर आपने कैसे करने हैं कुछ सैंपल्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद रिप्लाई को आपने कैसे बनाना है, और कौन सी चीज़ें जो है वो आपको रिप्लाई बनाते हुए अवॉइड करनी चाहिए, और कुछ सैंपल नोटिस जो है हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे, उनको शेयर भी करेंगे। तो ऐसे तमाम अफराद वंस अगेन ऐसे है कि ये चूंकि ट्रिकी है, मुश्किल है, और ये इवॉल्विंग है। जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर मैं पिछले 8-10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैं भी अभी सीख रहा हूँ, क्योंकि ये जो ड्राफ्टिंग है, डीलिंग है, केस की सेटलमेंट है, वो आपने कैसे जाके केस वहाँ सेटल करना है, आपने हेयरिंग कैसे करनी है, हेयरिंग में आपने प्रेप कैसे करनी होती है, आपकी प्रेजेंटेशन, आपके दलाइल, वो सारी चीज़ें, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे बनाने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अगर देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट सिविल, क्रिमिनल और कोई भी आप फील्ड के अंदर जाएंगे जो कि लॉ से रिलेटेड है, जहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन है, अदालत है, कोई जज बैठा है, कहीं आर्गूमेंट हो रही है, तो वो तकरीबन सेम है। तो इसके ऊपर आपको काफ़ी सारा डेटा जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा, अगर आप इसको सीखने में इंटरेस्टेड हुए तो। बाकी ज़ाहिर है जो मॉड्यूल की टाइम लाइन के अंदर चीज़ें आती हैं तो वो डेफिनेटली हम इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। नेक्स्ट हम मॉड्यूल देख लेते हैं 5 हमारे पास है जी। मॉड्यूल 5 की सर अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि सेल्स टैक्स रिफंड की बात है। अब रिफंड जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आप गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैक्स जमा करा देते हैं तो उस टैक्स को वापस लेने का एक प्रोसेस होता है, उसको हम रिफंड कहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक जेनेरिक बात मैं करूंगा, रिफंड थोड़ा मुश्किल है, जो कि आपको नज़र भी आता है कि हमारी थोड़ी इकोनॉमिक कंडीशंस भी हैं, और हमारा जो इस वक्त एफबीआर है हमारा, उसके साथ मसला ही यही है कि वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, टैक्स फैसिलिटेशन के ऊपर, टैक्स पेयर फैसिलिटेशन के ऊपर उसका इतना फोकस नहीं है। उसकी भी मजबूरी बाज़ औक़ात नज़र आती है, वो ये नज़र आती है कि उनको टारगेट्स हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि उनको आईएमएफ की तरफ से नए साल का बजट आ रहा है, तो नए साल के बजट के अंदर उनको मजीद जो है वो इन्फ्लेटेड किस्म का बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा जो है वो टारगेट दे दिया जाएगा। अब वो टारगेट जो है आपको पता है नीचे आरटीओज में डिवाइड होता है, नीचे ऑफिसर्स में डिवाइड होता है, नीचे जुरिस्डिक्शन में डिवाइड हो जाता है। अब वो उन्होंने जो है वो टैक्स पेयर की जेब से निकालना ही निकालना होता है। तो जब इस तरह का माहौल होता है तो उस माहौल में गवर्नमेंट को गया हुआ पैसा बाज़ औक़ात वापस लेना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो पाकिस्तान के अंदर रिफंड के डेफिनेटली रूल मौजूद हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं, आपकी पूरी इसके ऊपर जो टॉपिक्स हमने स्टडी करने हैं, तो जाहिर है चले ठीक है किताब की हद तक हम पढ़ेंगे, बट जाहिर है पाकिस्तान के अंदर रिफंड लेना स्टिल इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। बट जाहिर है मिलते भी हैं, ऐसी बात भी नहीं है, मिल भी जाते हैं, लेकिन अब वो इंशाल्लाह पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। रिफंड कौन क्लेम कर सकता है, फिर उसके अलावा हम देखेंगे कि सेंट्रलाइज सेल्स टैक्स रिफंड ऑफिसेज हैं, फाइलिंग प्रोसेस इसका क्या होता है, ऑनलाइन एनेक्चर एच हम उसको कहते हैं, उसके तहत ऑनलाइन आपने कैसे फाइल करनी होती है। फिर हम देखेंगे कि आरएमएस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, तो जाहिर है वो वर्बली आपको समझ नहीं आएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि इस मॉड्यूल के दौरान हम स्क्रीन के ऊपर ओपन करेंगे, उस साथ सिस्टम पे आप भी इसको तो साथ साथ जो है हम चीज़ें गो थ्रू करते चले जाएंगे। इसके अलावा फास्टर का सिस्टम इन्होंने कुछ साल पहले लेके आए थे, जिसके तहत ये होगा कि ऑटोमेटेड फंड्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो जाहिर है ऑटोमेटेड तो मुश्किल ही होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि बाज़ का जो क्लेम्स होते हैं बड़े फिशी होते हैं, ठीक नहीं होते हैं, बहुत सारा जो इन्वाइसेज हैं उनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई होती, फ्लाइंग इन्वाइसेज के मसले होते हैं। हाल दो इन्होंने सिस्टम बना दिया, हालांकि ये सिस्टम ये था कि आप एप्लीकेशन देंगे वो ऑटोमेटिकली आगे जाती जाएगी और आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ जाएंगे, तो वो फुली ऑटोमेटेड सिस्टम होगा। लेकिन जाहिर है अभी तक वो दिल्ली हनूज दूरस्त कोशिश कर रहा है एफबीआर, लेकिन जाहिर है उस पर काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन जाहिर है प्रोसेस, और हम जाहिर है इसके ऊपर जो एक डिस्कशन है बहरहाल वो हम करेंगे, और रिस्पेक्टिव सेक्शंस भी आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद एक्सपीडिशियस रिफंड सिस्टम, ये भी अगेन एक रिफंड का सिस्टम बनाया गया है। बट जाहिर है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान के अंदर वो इनकम टैक्स का रिफंड हो या सेल्स टैक्स का रिफंड हो या किसी किस्म का कोई ड्यूटी ड्रॉबैक हो, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो आप समझते हैं कि इतना आसान नहीं है। बहरहाल उसका एक प्रोसेस जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद सेल्स टैक्स ऑटोमेटिक रिफंड रिपोजिटरी क्या होती है। अब जाहिर है ये भी एक एकेडमिक डिस्कशन है।
पेमेंट बाय CSTRO और रिफंड इनपुट नॉट रिलेटेड टू जीरो रेटेड सप्लाईज। तो जीरो रेटेड सप्लाईज भी क्या होती है, अगेन इंशाल्लाह ये हम जब डेफिनेशंस को कवर कर रहे होंगे तो वहाँ हम कंप्लीटली इसको डिस्कस कर लेंगे। तो जब ये हमारा मॉड्यूल जो है वो इंशाल्लाह कंक्लूड हो रहा होगा तो तब तक हम रिफंड के बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ चुके होंगे। आप अगेन, मैं वही कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट हर मॉड्यूल के एंड पे कि हम हमारे देखें टाइम का एक तो हम बाउंड है, दूसरी चीज ये है कि जो शॉर्ट टर्म टाइम के अंदर हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप तक पास ऑन कर चुके हुए वो आपकी है, लेकिन जो भी मॉड्यूल शुरू हो रहा होगा आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। यूट्यूब के ऊपर बहुत कुछ मिल जाता है, रिसर्च करें। इसके अलावा इंशाल्लाह जो भी साथ साथ गाइडिंग मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल होगा, वो मैं अपनी तरफ से भी आपको इंशाल्लाह शेयर करता रहूंगा। नेक्स्ट मॉड्यूल है जी, मॉड्यूल नंबर 6 हमारे पास है जी। मॉड्यूल नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि टैक्स अपील्स की बात हो रही है। अपील जैसे मैंने आपको कहा था कि ये स्टेज 2 से ऑनवर्ड आगे शुरू हो जाती है कि जब भी फर्ज करें आप एक, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से चूंकि मेरा ताल्लुक है, तो फर्ज करें मैं रावलपिंडी RTO के अंडर मेरी रजिस्ट्रेशन है, मेरा कारोबार भी रावलपिंडी के अंदर है, तो मुझे रावलपिंडी ऑफिस की तरफ से फर्ज करें एक नोटिस आता है। अब मैं नोटिस का जवाब देता हूँ। अब वो उसका दो सूरत हाल हो सकती हैं, या तो ऑफिसर जो है वो मैंने जो जवाब दिया उससे वो एग्री करेगा या डिसएग्री करेगा। एग्री करेगा तो उसने जो नोटिस इशू किया है उसको वो डिक्लाइन कर देगा, और अगर वो डिसएग्री करता है तो वो क्या करेगा कि वो एक सेल्स टैक्स की डिमांड बना देगा मेरे खिलाफ। अब वो ये जो ऑर्डर आता है उसको हम ऑर्डर इन ओरिजिनल भी कहते हैं और असेसमेंट ऑर्डर भी हम कहते हैं, जो कि असेसमेंट ऑफिसर पहला ऑफिसर होता है, नॉर्मली डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर्स जो है वो इसको देख रहे होते हैं, एडिशनल कमिश्नर देख रहा होता है। तो एडिशनल कमिश्नर का ऑर्डर आ गया सबसे पहले मेरे पास। अब उसके बाद जो है वो अपील का प्रोसेस शुरू होता है। तो सबसे जो पहली अपील होती है वो हमने कमिश्नर अपील के पास करनी होती है। अभी चूंकि नया जो SRO आया है 350, उसके बाद सिचुएशन जो है वो चेंज हो चुकी है। उसमें ये हो गया है कि अब उन्होंने लिमिट एक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आपका जो है वो 10 मिलियन का से ऊपर की डिमांड है सेल्स टैक्स की, तो आप डायरेक्ट एपलेट ट्राइब्यूनल जाएंगे 5 मिलियन। तो वो आप डिवाइड है, वो भी इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप ऑफिसर की जो असेसमेंट हुई है, ऑफिसर ने जो ऑर्डर किया है आपके खिलाफ, उससे आप मुतमिन नहीं है, तो अगले फोरम पे जाके आप अपील करेंगे, जो कि नॉर्मली कमिश्नर अपील होता है। अच्छा, अब अपील में आप गए, आपने अपनी सारी चीजें सामने रखी, वहां कमिश्नर अपील आपसे अगर सेटिस्फाई नहीं है तो उसने ऑर्डर कर दिया। अब दो इस तरीके हो सकते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो डिमांड दूसरी स्टेज के ऊपर जाके डिक्लाइन हो जाएगी, और अगर वो कमिश्नर अपील को आप मुतमिन नहीं कर सके तो वो दोबारा ऑर्डर कर देगा। उसको हम कमिश्नर अपील का ऑर्डर कहते हैं। कमिश्नर अपील के ऑर्डर के बाद आप आगे ट्राइब्यूनल जाते हैं नॉर्मली। तो ट्राइब्यूनल में फिर आप जाके अपील दायर करेंगे, उसी के ऊपर चैलेंज करेंगे उसके फैसले को। ट्राइब्यूनल में अगर आपका फैसला आपके खिलाफ आ जाता है, फिर तो उसको नेक्स्ट जो फोरम है वो हाई कोर्ट का फोरम है। हाई कोर्ट में भी आप, हाई कोर्ट में भी अगर आप जी सर। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं सर, आई गेस किसी की गलती से माइक ओपन हो गया था, प्लीज कंटिन्यू। ओके। तो ये हमने देखा कि अपील का जो आप देख रहे हैं कि जो सिलसिला कमिश्नर अपील से शुरू हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। तो इसमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लिटिगेशन है, प्रोसेस क्या है, अपील टू कमिश्नर जैसे मैंने आपको बताया, प्रोसीजर क्या है, अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या है, और फिर रेफरेंस टू हाई कोर्ट है, और आगे रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट है। तो इंशाल्लाह ये जब हम अपील्स का सेक्शन पूरा पढ़ेंगे तो उस वक्त जो है वो जितनी भी अपील से मुतल्लिका चीजें होंगी, अपील बनती कैसे है, अपील में डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, और अभी जो इंशाल्लाह नई अमेंडमेंट्स आई हैं अपील फोरम के हवाले से, वो भी हम इसके अंदर इनको इंशाल्लाह उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। और इस पूरे प्रोसेस तक मॉड्यूल 6 कंप्लीट होने तक इंशाल्लाह हम इस काबिल हो जाएंगे कि जितनी भी अपील से मुतल्लिका चीज़ें हैं, और उसमें मैं इनकरेज करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कि जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे उससे न सिर्फ आप सीखेंगे बल्कि हमारा जो इस वक्त पूरा बैच है वो सीखेगा। तो मैं बहुत पसंद करता हूँ और इनकरेज करता हूँ क्वेश्चंस को। तो इसलिए आपने खुद भी पढ़ना है, जो हम इंशाल्लाह स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, और आपने खुद भी रिसर्च करनी है, और इंशाल्लाह ताकि मैक्सिमम जो है मेरी रिवीजन हो जाएगी और आप लोगों की बहुत सारी जो है वो लर्निंग हो जाएगी। तो ये मॉड्यूल 6 है जी हमारा, जिसमें हम इंशाल्लाह अपनी अपील्स को कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिर वही है, मॉड्यूल 7 है दी मोस्ट प्रैक्टिकल। जैसे मैंने आपको बताया कि
ये जितना हम नॉलेज आपको ऊपर दे के आए हैं, हमने डेफिनेशन से शुरू किया, रिटर्न को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने रिफंड्स को देखा, ये सारे मॉड्यूल्स, लिटिगेशन भी हम यहाँ तक स्टडी कर चुके होंगे, अब एप्लेट्स के बारे में भी, फोरम्स के बारे में भी हम काफी सब पढ़ चुके होंगे। तो फिर आखिर पे हमारे पास इंशाल्लाह मॉड्यूल जो है वो आयरिस की प्रैक्टिस का है, और इसमें मेरी कोशिश इंशाल्लाह यही होगी कि FBR का पोर्टल लॉगिन करके चालान कैसे बनता है, आपने वहां जाके रिटर्न कैसे भरनी है, इनवाइसें कैसे अपलोड होंगी, इनवाइसें डिलीट कैसे होती हैं, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम वहां पे जाके सीखेंगे। उसके बाद हम फिर PRA का भी देख लेंगे, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, अगर कोई बंदा भी पंजाब के अंदर है, सर्विस के अंदर रजिस्टर्ड है, तो उसने उसको कैसे देखना है, वो भी इंशाल्लाह चीजें हम देखेंगे। फिर इसी तरह KPRA का भी देख लेंगे, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी का देख लेंगे, सिंध रेवेन्यू बोर्ड का देख लेंगे। तो ये सारी चीजें, ताकि आपकी जो प्रोविंशियल रिटर्न्स हैं उनके पोर्टल्स भी आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद आपको फेडरल का भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमारी कोशिश वैसे ये होगी कि हम जितनी भी चीजें आपको मैक्सिमम जो है वो दे सके, ज्यादा से ज्यादा मेरी अप्रोच जो होगी, हम यही कोशिश करेंगे कि हम ये थ्योरी वाला जो पार्ट है इसको जल्दी खत्म करके, ज्यादा जो हमारा टाइम होगा उसको हम कोशिश करेंगे कि हम स्पेंड करेंगे आके आयरिस के ऊपर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भी अपना डेटा लेके आए, पोर्टल्स जो है वहाँ पे लॉगिन खुद करें, खुद जाके इनवाइसें अपलोड करें, उसको जाके सारा जो वहां पे देखिए कौन कौन से बटन्स हैं, ऑपरेट कैसे हो रहा है, लॉग इन लॉग आउट, वो सारी चीजें इंशाल्लाह जो है हम डिटेल में करेंगे। और ये हमारा जो है वो आखिरी जो है वो मॉड्यूल होगा, और इसके बाद उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें जो है वो सेल्स टैक्स के हवाले से आप सीख चुके होंगे। लेकिन इसमें अगेन मैं एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा इंफोसिस करूंगा, और वो ये है कि रेलेवेंट लॉज जो हैं उनको पढ़ना, वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास के अंदर हम थोड़े से लॉज जो हैं वो मैं लेके आऊंगा, उसको मैं यहाँ स्क्रीन के ऊपर ओपन करके आपको थोड़ा सा उसको स्टडी करना, उसको रीड करना, वो सिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात एक और मेरी चीज ध्यान में रखिएगा कि सेल्स टैक्स लॉ के अंदर जो ज्यादातर टेबल 1 टेबल 2 होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसका नॉलेज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्ज करें, अगर कोई बंदा आपसे पूछ लेता है कि यार ईंटों का जो भट्ठा है या ईंटें जो है उसके ऊपर क्या टैक्स लगता है, अगर कोई बंदा जो है वो खुला गोश्त खरीद रहा है, पैकेज वाला गोश्त खरीद रहा है, तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स का रेट क्या लगता है। अच्छा यार, एक बंदा फर्टिलाइजर का में डील करता है, उसके ऊपर कितना सेल्स टैक्स है पाकिस्तान के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको तभी आएंगी जब आप वहां पे इस हवाले से आपके पास लॉ मौजूद होगा। और कोशिश करें कि FBR के लॉ के अंदर हर दूसरे दिन, हर आए दिन कोई ना कोई चेंज होती है। अपने आप को FBR की वेबसाइट्स के ऊपर जितनी भी SROs आती हैं उनके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करें, SROs के अंदर देखें कौन से लॉ के अंदर चेंज आ रही है। डिफरेंट यहाँ पे ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उन ग्रुप्स का पार्ट बने, डिफरेंट कम्युनिटीज बनी हुई हैं, आप जिस शहर के अंदर भी हैं वहाँ पे टैक्स बार्स हैं, आप कोशिश करें उन टैक्स बार्स का पार्ट बने। वहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, उनके थ्रू अपने नॉलेज को जो है वो ओवर द टाइम साथ साथ अपडेट करते रहें। इसी तरह आपके पास जो है वो हर वक्त आपके ड्राइव के ऊपर, आपके कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के अंदर अपडेटेड एक्ट्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हो, ताकि आपको जब भी कोई रेट चेक करना हो, अगर फर्ज करें अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि इंस्टॉलेशन सर्विस जो है या IT सर्विस जो है वो PRA के अंदर बताएं कि उसके ऊपर कितना टैक्स लगता है, या आपको होटल इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो PRA के अंदर बताएं जी कितना टैक्स है, तो वो आप फौरन से, अगर आपके पास अपडेटेड जो है वो लॉ मौजूद होता है, तो उसके अंदर टेबल से जाके आप उसको देख के चेक कर सकते हैं। तो ये मेरी चंद जो इंशाल्लाह गुजारिशात हैं, कोशिश इंशाल्लाह पूरी है कि आप तमाम लोगों को जितना भी रेलेवेंट मटेरियल जो है वो हम प्रोवाइड कर सके वो हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं उनसे आपको गो थ्रू कराया जाएगा, और प्रैक्टिकली जो है हमारी कोशिश होगी कि आपको जो रिटर्न्स हैं वो सिखाई जाए। अभी आपने देखा कि ये जो हमारा कोर्स चल रहा है इसके अंदर आप देखें कि जो फीचर्स हैं कुछ वो हम हॉट फीचर्स आपको बताएं। एक तो जूम का सेशन है और उसके साथ आपको सवाल और जवाब की फैसिलिटी है। कोशिश ये किया करें कि इस क्लास से नेक्स्ट क्लास के दौरान जितने क्वेश्चंस आप जमा कर सकें, क्लास के लिए आप जब भी बैठें तो आपके पास आपका राइटिंग पैड हो या रजिस्टर हो या नोट पैड हो, जिसके ऊपर आपके क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम हो, ताकि आपकी मैक्सिमम जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे क्लियर कर सकें। उसके बाद जो है वो इंस्टीट्यूट का LMS लेक्चर एक्सेस है, ज़ाहिर है वो 2 मंथ्स की है। व्हाट्सएप सपोर्ट है, आपको क्वालिफाइड मेंटर्स हैं, और इसके अलावा हमारी जितनी भी है वो प्रैक्टिस अप्रोचेस भी जो हैं। तो ये इंशाल्लाह हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थ्योरी नहीं सिर्फ हम थ्योरी कराएंगे बल्कि आपको प्रैक्टिकली भी सिखाएंगे कि आपने सेल्स टैक्स की रिटर्न कैसे भरनी है,
जवाब कैसे जमा कराना है, अपील कैसे करनी है, बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह हम इसके अंदर कवर कर रहे होंगे। तो ये ओवरव्यू था जी, ये बिल्कुल ही आज होपफुली मैंने कुछ ज्यादा स्पीड से कवर नहीं किया। कोशिश तो मैंने की है कि चूंकि ओवरव्यू है, सिर्फ आपको यही बताना था कि इस कोर्स का कंटेंट क्या है, क्या क्या कोर्स के अंदर आपको मिलेगा, और इसके अलावा बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें वो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो 1 बाय 1 जैसे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हम चलेंगे, तो वो हम इंशाल्लाह साथ साथ जो है वो कवर करते जाएंगे। अभी जो है ओवर टू यू, जो हमारे एडमिन साहब हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 1 बाय 1 जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैंने इसलिए जल्दी से ये जो है वो रैप अप किया है ताकि हम मैक्सिमम जो है आप लोगों के दिमाग के अंदर जो भी वो है क्वेश्चंस हैं, आइडियाज हैं, जो भी है वो इंशाल्लाह आप सामने रखें, और हम इंशाल्लाह इसको 1 बाय 1 जो है हम क्वेश्चन आंसर सेशन जो है अपना उसका आगाज करते हैं। थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम। सर। 4 क्वेश्चन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, 4 क्वेश्चन कुछ लोगों ने तो पार्टिसिपेंट ने तो हैंड रेज कर लिया है, जिनको नहीं पता मैं उनको बताता चलो। रिएक्शन टैब के ऊपर हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग अपना हैंड रेज कर लीजिए, फिर आपका नाम कॉल किया जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन लिया जाएगा रिएक्शन टैब के ऊपर। जी सईद साहब। May I ask a question? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम साहब। खुरम शहजाद साहब। जी सर। सर मेरे एक तो छोटा सा क्वेश्चन है, और उसके अलावा दूसरा मेरी पर्सनल आपकी इजाज़त से ऑब्जर्वेशन है आपसे मुतालिक, वो भी मैं करना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा कि ये जो थर्ड शेड्यूल के आइटम है उसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूँ लुब्रिकेंट्स की। एक लुब्रिकेंट का डिस्ट्रीब्यूटर है, अब उससे जब कराची से उसको माल आता है तो वो चार्ज करके आता है 18%। बट उसकी चूंकि रिटेल प्राइस लिखी होती है, रिटेल वाले उसका सिलसिला होता है, तो वो आगे से चार्ज कर नहीं सकता। तो क्या लुब्रिकेंट्स के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आइटम ये थर्ड शेड्यूल का है, तो उनको सेल टैक्स फाइल करना लाजिम है? एक पहला ये क्वेश्चन है। अगर सर इसका जवाब दे दीजिएगा तो मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं थोड़ी सी वो दूसरी जो है ना आधे 30 सेकेंड की जो ऑब्जर्वेशन है आपके बारे में वो शेयर करना चाहूंगा। जी जी, मैं सर बता देता हूँ। दो चीजें हैं सर, एक तो होती है एग्जेम्प्ट सप्लाईज, ऐसी सप्लाईज जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं, 6 शेड्यूल में नॉर्मली वो होती हैं। उसमें अगर कोई चीज आइटम फॉल करती है तो फिर आपको रजिस्टर होना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप थर्ड शेड्यूल के अंदर डील करते हैं तो आपको सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर होना होता है, अपना जो सेल होता है उसको डिक्लेयर करना होता है, बट टैक्स पे नहीं करना होता। ओके नाइस सर, क्लियर हो गया। लेकिन रजिस्ट्रेशन लाजमी है थर्ड शेड्यूल वाले जी की। जी 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 जी, जी लाजमी है। दूसरी ऑब्जर्वेशन है, आई डोंट नो, मैं सोच रहा था पता नहीं इस फोरम पे करूँ ना करूँ, लेकिन ये एक इत्तेफाक है आपसे मुलाकात होगी इस फोरम पे। आपकी मेरे ख्याल में यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस काफी है पड़ी हुई ना। जी जी सर, चैनल है ऑलरेडी, इंट्रो में उन्होंने बताया भी है शायद। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं खुद चूंकि 7-8 साल से प्रैक्टिस में हूँ, कॉर्पोरेट लॉ का प्रैक्टिशनर हूँ, एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ, तो मैं वैसे देखता था यूट्यूब के ऊपर के लोग किस तरह से अपने तजर्बात शेयर करते हैं। उसमें ज्यादातर माजरत के साथ मुझे बड़ी फजूल लगी वीडियोस, और कई एक बल उसमें ब्लंडर्स भी नजर आते थे कि यार लॉ से जो है। माशाल्लाह आपकी वीडियोस जो थी वो मैं मतलब अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि इस उम्र में मुझे रश्क भी आता था कि यार ये वाहिद है जिनको इस उम्र में इतनी माशाल्लाह इस कारपोरेट लॉ के ऊपर, इनकम टैक्स, सेल टैक्स के ऊपर कमांड हासिल है। तो मैंने चाहा कि आपके साथ कांटेक्ट करूं, हालांकि उसमें आपने ऑफर भी दी हुई थी कि जी अगर कोई अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहे तो इस नंबर पे कर सकता है। लेकिन मुझे आपसे गिला ये है कि मैंने कोई 15 से 20 मरतबा तो कांटेक्ट किया, आपने सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं किया, माजरत के साथ। पता नहीं ये फोरम था इसलिए बात करने का या नहीं। चले सर, मैं अब आपकी अदालत में अपनी सफाई रखता हूँ सर। सर मेरे पास ग्रुप है और उसमें डेफिनेटली कोई ना तकरीबन 2500 से ज्यादा लोग हैं। दूसरी चीज, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि एक हर बंदे के पास ना एक पर्सनल लाइफ है, एक प्रोफेशनल लाइफ है, और उसका एक बर्डन है। तो हुआ ये था कि जब मैंने थोड़ा सा ना ये पब्लिक हो जाता है ना आपका नंबर, तो फिर जाहिर है हर बंदे की कोशिश यही होती है
कि पर्सनली कांटेक्ट करें और उससे उससे बात। अभी भी आपके कराची से आई 2 कॉल्स आई हैं और वो तकरीबन उन्होंने 15-20 मिनट डिस्कशन की, जो कि मैं ऑलरेडी किसी मीटिंग के दरमियान में था, बट मैंने फिर वही, तो कोशिश सर सईद भाई यही होती है मैक्सिमम, कि हम मैक्सिमम दोस्तों को अकोमोडेट करें। अगर आप जैसे कुछ सिचुएशंस में होते हैं, जैसे आप फर्ज करें वॉशरूम में बैठे हैं, आप किसी हेयरिंग में हैं, किसी परेशानी में बैठे हैं, तो जाहिर है डेफिनेटली आप नहीं ले सकते, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैक्सिमम के 2 से 3 कॉल्स तो मैं डेली लेता हूँ, बट तमाम कॉल्स लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं बहुत से दोस्तों से ना पेशगी माजरत कर लेता हूँ। चले चलें, सईद रंगीला भाई, देर हो गया इंशाल्लाह सर। अब वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे ग्रुप के अंदर भी। रही दूसरी बात, बाकी ये है कि आप मुझे प्लीज रिक्वेस्ट भेज दें। अभी सईद भाई आपके साथ एक और भी रिलेशन बन गया है, तो इंशाल्लाह आपको तो मैं प्रायोरिटी पे देख लेता हूँ। जजाकल्ला सर, जजाकल्ला। मेरी वेलकम। पसंद अपनी जगह पे, आप चाहे उसको रिजेक्ट भी करें, लेकिन हकीकतन जो मैंने आपके लिए बनाए हुए व्यूज, कि माशाल्लाह इस उम्र में मैं काबिल रश्क है जितनी कमांड आपको है इस सब्जेक्ट, सर थैंक पूरे यू एक सो मच, सब्जेक्ट की ऊपर आपको कमांड सो है। नाइस ऑफ यू, सो जजाकल्ला। और नाइस ऑफ यू। मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं तो इंस्टीट्यूट से बड़ा खुश हूँ कि आप जैसे ट्रेनर को उन्होंने ऑनलाइन लिया है, ऑन बोर्ड लिया है। सईद भाई, दैट्स ऐसा है ग्रेट। कि खुरम भाई तो जजाकल्ला। काफी बिजी हैं, आपने अंदाजा भी लगा लिया होगा। बाकी भी मैं वी आर प्रीटी मच अवेयर के उनके जो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, लेकिन हमारे पास जितने भी डिफरेंट कोर्सेज के ट्रेनर हैं, हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट को लेके आते हैं, एक्सपर्ट पर्सन को लेके आते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट की खुरम साहब से, और खुरम साहब ने जो है वो हमारी रिक्वेस्ट मान ली। हम भी मशकूर हैं आपकी तरह उनके। जी जजाकल्ला सर। नेक्स्ट प्लीज। जी सबगत चंद साहब। हाँ जनाब, मैं दादू से बोल रहा हूँ, सबाकुम टैक्स कंसल्टेंट। जी सर। तो पूछना ये था कि आइस फैक्ट्री के ऊपर टैक्स, सेल टैक्स कितना चार्जेबल है। दूसरा क्वेश्चन यही है कि वो मंथली रिटर्न जाएगी या क्वार्टरली रिटर्न जाएगी सेल टैक्स की। कौन से सेक्टर की सर? ये आइस फैक्ट्री की। आइस फैक्ट्री सर? हाँ हाँ, जी चार्जेबल जी। टैक्स आइस, कितना है सेल टैक्स। मेरा जो ख्याल है सर, आइस फैक्ट्री के ऊपर जो, अगर इसको गुड्स कैटेगरी में जाएंगे तो मेरा ख्याल है स्टैंडर्ड रेट 18% ही होगा। अच्छा, ये इसकी जो रिटर्न जाएगी वो क्वार्टरली जाएगी या मंथली जाएगी। नहीं सर, मंथली जाएगी। उसकी वजह ये है ना सर, देखें जैसे आप माशाल्लाह खुद प्रैक्टिशनर है ना, हाँ हाँ तो सेल्स टैक्स का एक सिंपल रूल है कि अगर उसके टेबल्स के अंदर कोई चीज स्पेसिफिकली डिफाइन है तो उसके ऊपर वो डिफाइन रेट लगता है। हाँ हाँ। अदरवाइज अदरवाइज स्टैंडर्ड रेट है, यानी कि फर्ज करें कोई चीज जिसका जिक्र लॉ के अंदर है उसके ऊपर वो वाला रेट लगता है, अगर उसका जिक्र लॉ के अंदर नहीं है तो फिर यही समझा जाता है कि ये स्टैंडर्ड रेट 18% के ऊपर ही जाएगी। ये जर्नल रूल मैं आपको बता रहा हूँ। सुहाग साहब, आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया या फर्दर आप कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, शबीर हुसैन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये फोटो कॉपी होती है या फोटो स्टेट होता है, जी जी। इस पर कितने परसेंट सेल टैक्स होता है और किस शेड्यूल के अंडर आता है ये। सर ये जो मुझे लग रहा है ना, ये जो प्रिंटिंग की आप बात कर रहे हैं ना, जी जी। ये मुझे लग रहा है कि प्रिंटिंग और पब्लिशिंग का जो काम है, इसका जो है ये सर्विस के अंदर आना चाहिए इसको, मेरी मेरी नजर में ना। जी ठीक। तो अगर सर्विस के अंदर ही आता है तो फिर ये आप किस सूबे में है सर? पंजाब में। पंजाब में? पंजाब में मेरा जो ख्याल है, क्योंकि ज़ाहिर है वही बात है कि नंबर ऑफ सर्विसेज बहुत ज्यादा है, जी स्पेसिफिकली इसको हम नेक्स्ट क्लास में एड्रेस भी कर लेंगे। मेरा जो ख्याल है कि फिर ये 16% के ऊपर जाएगा। 16%। ठीक। चलिए, थैंक यू सर। ओके, अलियास साहब। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये सर एक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है कुछ। मेरे क्लाइंट है, या मैं अपनी ही बात करता हूँ। मुझे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड से टेंडर मिलता है, ठीक है जी, कि आपने ठीक है। हमें किताबें देनी है छाप के, जिसके हम्म। लिए वो लेट से वो 1 अरब रुपए का टेंडर हुआ।
अच्छा, ठीक अब है उसमें मैं लाहौर गया, मैं कराची गया, मैं वहाँ कंपनी से, डीलर से मैंने जो है पेपर खरीदा 68 ग्राम्स का ठीक है या 70 ग्राम्स का। ठीक है सर, ये ठीक है मैंने ग्राम इसलिए मैंने मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि 60 ग्राम का पेपर जो है वो एग्जाम्प्ट है सिक्स शेड्यूल में। उसके ठीक ऊपर है का पेपर खरीदा 70 ग्राम्स का, आप रख लीजिए। वो खरीदा, रिम्स खरीदे मैंने, वहां पर उनको सेल्स टैक्स अदा किया, और बाकायदा बैंकिंग चैनल 73 का कंप्लाइंस पूरा मैंने किया, सारा कुछ हुआ। अब जब किताब मैंने छाप ली, किताब छाप कर जब मैंने बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड को दे दी, तो वो किताब सिक्स शेड्यूल के तहत वो एग्जाम्प्ट है। ठीक ठीक है है सर, कोर्स ठीक है बुक एग्जाम्प्ट है। अच्छा, अब जो ठीक है मैंने सेल्स टैक्स जो अदा किया हुआ है, जिसकी मालियत इस वक्त कोई 60 करोड़ के करीब बन रही है, पिछला भी है कुछ नया भी है, कोई 60 करोड़ रुपए का रिफंड है, 60 करोड़ रुपए का। आप जी बताइए जी ये रिफंड मैं क्लेम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? असल में हुआ ये है कि आपने इसको जो यूटिलाइज किया हुआ है ना वो एग्जाम्प्ट सप्लाईज के अंदर किया हुआ है। जी रिफंड तो सर आप ले सकते हैं क्योंकि आपने परचेजेस के टाइम पे इसको पे किया हुआ है। ठीक है, इसको आप आगे टैक्सेबल में भी यूज कर सकते थे, ऑप्शन थी आपके पास ना, क्योंकि वो तो रॉ मटेरियल है जो आपने खरीदा ना। आवाज आ रही है सर मेरी? अलियास साहब अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, सर आवाज आ गलती रही से है? मेरी तरफ से म्यूट हो गया। अलियास साहब, सर कंटिन्यू प्लीज, आप आंसर करें। हाँ, मैं आंसर सर ये कर रहा हूँ कि आपने उसको यूटिलाइज जो किया हुआ था वो किया हुआ है एग्जाम्प्ट सप्लाईज के अंदर ना। तो अब ये है कि उससे आप टैक्सेबल गुड्स भी बना सकते थे, लेकिन वो जाहिर है आपका जो रॉ मटेरियल था वो एग्जाम्प्ट में यूज हुआ है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप उसके ऊपर जो है वो रिफंड जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अलियास साहब, आपको आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ जी रही है, सर, आ वो रही है, आपकी आवाज आ रही है। प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, अच्छा, हुआ क्या है उसमें कि उसमें उनका जो पहला कंसल्टेंट था उसने उनकी सारी रिटर्न्स परचेज वो उठाता रहा, कैरी करता रहा। एनेक्स्चर ए को, एनेक्स्चर सी में उसने जो है सेल्स नहीं डाली। ठीक है सर, सेल्स ठीक नहीं है डाली। उसके लिए तो चले हम अभी जाएंगे, साल से ऊपर हो गया है, तो हम बोर्ड जाएंगे और कंडोनेशन लेंगे। कुछ यहाँ के पीरियड्स अभी तक रहते हैं, जो कि 1 साल के अंदर अंदर के हैं, वो कमिश्नर से हम अलाउ करवा लेंगे। वो चलें, वो ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि मैं जो 1 साल के अंदर अंदर का जो रिफंड है मेरा, जो 1 साल के अंदर अंदर का जो बनता है जिसको मैं देख रहा हूँ, वो सेक्शन 10A में मैं जाऊंगा, बाकी वाला 66 में जाऊंगा, जो 1 साल से ऊपर हो जी गया, जी डिलेड जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली वो जो 1 साल से ऊपर वाला है वो कंडोनेशन में जाएगा, बाकी नॉर्मल आप कोर्स को फॉलो करेंगे। अच्छा, 10(1) में मैं गया, 10(1) में जी मैं जी गया, सेक्शन 10(1) का मेरा रिफंड बना। इसके लिए तो सर पुराने जमाने में तो कोई सीडी वगैरह हुआ करती थी जिसमें तमाम तर आपके स्कैन कॉपियां वगैरह वो होती थी। आज भी वही सिस्टम है या नहीं है, या मैं मैनुअल सारी इनवॉइस से कॉपी करूंगा और जाकर मैं वहां पर एक कॉपी जमा करा दूंगा? ये किस तरह से नहीं है? सर, अभी अभी जो है ना वो एनेक्सर एच जो है ना, एनेक्स्चर कौन सा? एच सर, एक्स? जी, नहीं नहीं एच सर, एच फॉर हॉर्स। ओके ओके, एनेक्स्चर एच, ठीक है। आप उसकी थोड़ी सी वर्किंग देख लें, थोड़ी सी रिसर्च कर लें। आप माशाल्लाह खुद भी कंसल्टेंट हैं, ऑन बोर्ड ऑन हैंड आप काम कर रहे हैं। जी तो अनेक्स्टर एच और उसकी जो सपोर्टिंग होती है वो आप बना के देंगे तो वो हो जाएगी। नहीं, ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उसकी सपोर्टिंग वहां पे वो आपको पोर्टल बता देता है कि ये ठीक चीजें है। स्कैन करके साथ अटैच कर दें। और जी फॉर सेफर साइड आपका जो लोकल आरटीओ है वहां पे आप मैनुअल एप्लीकेशन भी जमा करा देंगे विद ठीक सपोर्टिंग्स है, ना। ठीक है जी, ठीक है। तो सर इंशाल्लाह ये, इंशाल्लाह इसका फिर ये है कि लाइन में आप लग जाएंगे। जी, एनेक्स्चर एच सर, ये उसके एक्सपोर्टर्स के लिए नहीं था? नहीं सर, रिफंड की आप जितनी भी एप्लीकेशंस आप दे रहे हैं ना ऑनलाइन, जी, ये उसमें यूटिलाइज हो रहा है इस वक्त। ओके, मतलब है इसका एलियन एनेक्स्चर एच एच मुझे जो है देखना है, जी जी ऐसा ही है। एनेक्स्चर एच देखना है। ठीक, ठीक हो गया सर। अगर इजाजत हो तो एक और सवाल कर लूं, थोड़ा सा ये जरा जी जी चुभता हुआ सवाल है सर। जी प्लीज प्लीज। अगर किसी और साथी ने सवाल करना है तो मैं खामोश हो जाता हूँ।
यानी इलियास सर साहब आप सवाल अपना क्वेश्चन करें। जी। सर करते रहे। अच्छा, अब सर यहाँ पर जो प्रैक्टिस है, यहाँ पर जो प्रैक्टिस है, पता नहीं बाकी सूबों में किस तरह से होगा, क्या होता है। मैंने एक रिफंड की एप्लीकेशन दी, ठीक है सर। वो लोग क्या करते हैं, 10A की बात मैं कर लेता हूँ, 10(1) की बात कर लेता हूँ। मैंने 2016 में 17 में मैंने एक एप्लीकेशन दी 10(1) की। ठीक उसका है 45 डेज का उसका टाइम था कि उन्होंने उसको इधर या उधर करना था, ठीक है सर। ठीक है ठीक है अदरवाइज जो है उनको 29 और 2 और 29(9) है गालिबन रूल्स में, कि जनाब अली अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी थी या कोई बिगिटी थी मेरे रिफंड में, तो उन्होंने लेट से वो 1 करोड़ का रिफंड था, तो उन्होंने 60 लाख का मुझे अलाउ कर दिया, बाकी 40 लाख रुपए डेफर हैं, इसकी आप एक्सप्लेनेशन दे दें, ठीक है सर। हुआ ठीक है क्या कि मुझे 2.5 साल के बाद सर उसका नोटिस उसका मिल गया शोकास, ठीक है। और उसमें उन्होंने लिख दिया जनाब आपका रिफंड हम वो करते हैं। एक्चुअली हम्म एक्चुअली ये रिफंड जो है ये तकरीबन कोई 15 करोड़ रुपए का है, ठीक है सर। ठीक है ठीक है। और ये जीरो रेटेड का है, हम्म। कि जीरो रेटेड है। ठीक है। ये आपको याद होगा 1125 जो एक SRO आया था 2011 में। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल आया उसमें था। 5 सेक्टर्स को इन्होंने जीरो रेट किया था, और उसमें लिखा था कि जनाब अली ये सर्जिकल और ये होजरी और फलां 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 को जो सप्लाईज होंगी वो सब टैक्स हम्म, एग्जेम्प्ट होंगी, ठीक है सर। तो जी हम जी। तो हम मैं एक वो हूँ अपना डिस्को चलाता हूँ मैं, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन है बिजली की, मैं बिजली डिस्ट्रीब्यूट हम्म, करता हूँ या इलेक्ट्रिक से खरीदता हूँ, और मैं जनाब अली यहाँ पर मैं बेच देता हूँ, ठीक है, इंडस्ट्री को। अब वो ठीक है। 5 सेक्टर भी बीच में आते हैं। अब उस 5 सेक्टर हम्म, पर मैंने टैक्स चार्ज नहीं किया, ठीक है सर। ठीक है और ठीक बिल है। बिल तो खैर जिस तरह बनता है उसी तरह बना, और नीचे आकर मैंने जो था उनका 17% उस पर उस वक्त था, या 16 था, जितना भी परसेंटेज थी सेल्स टैक्स की, वो मैंने उसमें से लेस कर दिया, और बाकी पैसे हम्म मैंने उनसे वसूल कर लिए। अब इन्होंने हम्म। क्या किया, इन्होंने सर 2.5 साल के बाद मुझे शोकास कर दिया, और शोकास कितने का किया, 28 करोड़ रुपए का। यानी 15 करोड़ रुपए मैं लेने के लिए गया हूँ, 28 करोड़ का इन्होंने शोकास मुझे पकड़ा दिया। सर ये जो इल- प्रैक्टिस है, क्या ये आया, ये इलियास दुरुस्त है, भाई, मतलब ये दोनों इलियास अलग भाई, अलग मैं बातें नहीं हैं? मैं आपकी बात समझ गया हूँ। देखें, मैंने जब मैं मॉड्यूल के ऊपर था जिसमें हमने रिफंड को कवर करना था, जी उसमें मैंने ये बात की है वहां पे कि रिफंड जो है हमारा थोड़ा सा बर्निंग इशू है। ये जी जब आप रिफंड के लिए जाएंगे आपके खिलाफ ऑडिट खुल जाते हैं, जी आपको तंग किया जाता है, आपको खा जी मखा वहां जाके मलाइन किया जाता है। और अगले 2 दिन पहले आपने न्यूज़पेपर में भी एक रिपोर्ट पढ़ी होगी कि कुछ जी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने वहां पे परसेंटेजेस तय की होती है ना, कि जी हाँ, इतने मुझे परसेंट पता है, आप ये तो इतने ओपन परसेंट सीक्रेट है। आप दे देंगे तो आपका हम प्रोसेस कर देंगे, वरना प्रोफाइल जी वो आपकी फाइल ही दबा दी जाती है ना, जी या फिर सही, आपके खिलाफ ही कुछ कार्रवाई खोल दी जाती है ताकि आप चुप कर एग्जैक्टली। जाएं उसको लेके। जी तो इसमें दोनों साइड से इलियास भाई प्रॉब्लम है। पहली बात तो ये है कि जो प्रैक्टिस हमारी सप्लाई साइड है उसके ऊपर भी कोई ठीक नहीं हो रही। आप खुद हम्म प्रैक्टिस के अंदर हैं, आप सारे पाकिस्तान की सिचुएशन को समझते हैं कि अगर वो हम्म हम्म, आंखें बंद करके प्रोसेस करते जाएं तो पता नहीं कितने लोग ही गलत फायदा उठा लें उनसे ना। जी और फिर उसी तरह करप्शन का भी मामला है, तो वो भी आपको पता है बिहार के अंदर जी प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। वो सारे जी आए दिन हम अखबारों में न्यूज़पेपर्स में भी देखते रहते हैं। लेकिन अब अगेन वही बात है, मैंने जैसे आपको कहा, और एक सबसे बड़ा मसला हमारी हमारी इकोनॉमी है, क्योंकि हमें हर वक्त पैसों की जरूरत है। जी तो FBR का जो ऑफिसर है उसको सिखाया ही ये जाता है कि आपने अपना टारगेट पूरा करना है बाय हुक एंड क्रुक, ठीक है। ओके, सही है। अदरवाइज आपकी आस्किंग होगी। मैं जब भी रिफंड के लिए या किसी रिलीफ के लिए गया हूं तो मैंने ऑफिसर को जाके यही रिक्वेस्ट किया है कि भाईजान, आपका एक काम टैक्स पेयर की फैसिलिटेशन भी है, जी सही है। आप टैक्स पेयर जी का जो एतमाद है उसको विन करें तो लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेट में भी आएंगे, टैक्स देंगे भी। लेकिन अगर जी आप कसाई बन के ऊपर बैठ जाएंगे तो वो मसला होगा हमारे लिए। आप थोड़ा सा जी हमें भी फेवर किया करें, थोड़ा अपने इदारे को फेवर किया करें, कोई बीच का हल निकाला करें। तो सर, जी रिफंड का तो मैंने आपको पहले बताया, वो इनकम टैक्स का हो या सेल्स टैक्स का हो, जब भी आप लेने जाएंगे जी पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है। अभी तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि जितना जी आपका रिफंड बनता है वो आप एप्लीकेशन दें, वो ऑनलाइन प्रोसेस हो और पैसे डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाए। ये अभी ख्वाब ही रहेगा हमारा। जी जी हाँ, बहुत तंग किया जाता है, बहुत ज्यादा तंग किया जाता है इसमें। अच्छा आपने मुझे, अच्छा नहीं सर, अच्छा मैं सवाल जो मेरा था, ये सारी तमीद मैंने बांधी। सर मैं जानना ये चाहता हूँ आपसे कि आया वो मेरे रिफंड के अगेंस्ट मुझे शोकास कर सकता है अपनी तरफ से? सर रिफंड में रिफंड के ये मैं सर एक सर इनकम सॉरी टैक्स के सर केस सर में हूँ सर इस पे सर ना। सर एक मिनट, सर मेरी बात सुनिएगा पहले।
मैं ये कहता हूँ कि मैंने रिफंड की एप्लीकेशन दी कि 1,000 रुपए का रिफंड मेरा बनता है, मुझे दे दीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ऑफिसर ने उसको स्ट्रेट अवे, ऑफिसर को चाहिए उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दे, कोई भी ऑब्जेक्शन लगा के रिजेक्ट कर दे, ताकि मैं सीपी में जा सकूं 199 में हाई कोर्ट, ठीक है ना जी, या कमिश्नर जी अपील जी। के पास जा सकूं हाई डायरेक्टली, कि भाई इन्होंने मेरा ये रिफंड बनता था, इन्होंने रिजेक्ट किया। ये वो नहीं करते। और शोकाज अगर देना हो अलग से मुझे दे दें आप 5,000 रुपए का, लेकिन आप इसको और उसको मिला क्यों रहे हैं? दोनों मैटर्स तो अलग अलग हैं, रिफंड अलग है। मतलब ये कैसे मुमकिन है कि मैंने पैसे मैं लेने के लिए गया हूँ और आप एज ए कमिश्नर आप बैठे हैं और आप कहते हैं नहीं जनाब आप कैसे पैसे लेने आ गए, आपने तो मेरे 5,000 रुपए जमा करवाने, ये कैसे हो सकता है? मतलब है दोनों ये अलग अलग चीजें नहीं है सर, अलग अलग है रिफंड सर। और रिकवरी का शोकाज। इसके ऊपर सर एक दो जजमेंट्स हैं। मैं पिछले दिनों मेरी नजर में भी एक जजमेंट आई थी, हम भी गए 170 के अंदर। तो उसने जी। आगे हमारे खिलाफ 122(9) के अंदर इनकम टैक्स में ऑडिट खोल दिया ना। तो अच्छा। उस पे फिर हमने उनको वो जजमेंट भी जाके दिखाई थी कि भाईजान 170 ये कहता है कि जो आपका रिकॉर्ड है उसको देखा जाएगा, और अगर आपका जायज रिफंड है तो आप या तो इसको डिक्लाइन कर लें या एक्सेप्ट कर लें, ये मेरे ही खिलाफ आप कार्रवाई क्यों खोल रहे हैं फिर से एक नई ना। सर वो जजमेंट आप शेयर करेंगे हमारे साथ? जी मैं इलियास भाई आपका मैंने नोट कर लिया, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि वो जजमेंट इंशाल्लाह जरूर आपसे शेयर करूं। सर नेक्स्ट क्लास नहीं सर, नेक्स्ट क्लास से पहले सर, ये चले सर, मेरा केस इंशाल्लाह कब मेरी लगा पूरी हुआ कोशिश है हाई होगी। कोर्ट में, रेफरेंस मेरा सर लगा हुआ है, ये आने वाले जुमे को। इंशाल्लाह सर सर, होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर इस क्लास तरह सुबह ही कीजिए। होगी। जी। रियाज साहब, देयर इज पॉसिबिलिटी कि कल आपकी पहली क्लास हो। अच्छा कल पहली क्लास होगी, बहुत ओके। ज्यादा देर नहीं होगी। ठीक है सर, बस का खाली मुझे टाइटल को आप कोट कर दें इंशाल्लाह ताला, बाकी में या जजमेंट अगर वो दे देते हैं तो और भी अच्छा, स्कैन कॉपी कोई कर दें तो वो और भी अच्छा चले सर। अभी मैं जरा ऑफिस से बाहर हूँ, मैं कल इंशाल्लाह ऑफिस पहुंच के देखता हूँ जी सर। सर, जी सर, ठीक है सर, ठीक है सर। वेलकम नाइस ऑफ यू, वेलकम। नाइस ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू। एहसानुल्लाह मरवत साहब, एहसान साहब आप मीटिंग में हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर काइंडली जी राज साहब। यूट्यूब चैनल का नेम शेयर कर दें। जी मैम। यूट्यूब का नेम शेयर कर दें, अपना चैनल वगैरह। ये ये एडमिन के पास है, इंशाल्लाह वो आपको मीटिंग के बाद शेयर कर देगा। जी बिल्कुल, मैं ओके कर सर, दूंगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। आई गेस मरवत साहब कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे। एहसानुल्लाह मरवत साहब। सर सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है सर। जी। अच्छा सर, हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में, एजुकेशनल टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन एजेंसी। अच्छा, हम नॉर्मली ये प्रिंटिंग के लिए अखबार में बाज़ों का टेंडर्स देती हैं, तो उनको हम लिखते हैं कि आप जो है वो इसको पब्लिश करें, तो वो हमें बिल करते हैं। वो कहते हैं कि आप जो है सिर्फ हमसे सर्विस टैक्स, कैपरा टैक्स जो है वो 1.5% काटे हैं, लेकिन जो उसमें लिखा हुआ है, जो हमारे केपीआरए में लिखा हुआ है, वहाँ पे 3% लिखा हुआ है। और मेरी एक दो बार जो है वो उनसे डिस्कशन भी हुई है, तो वो कहते हैं 1.5 काटें या काटे ही ना, क्योंकि गवर्नमेंट, वो भी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, तो वो कहते हैं हमारा कुछ भी ना काटे ना आप, ये इनकम टैक्स काटे और ना ही सेल्स टैक्स का काटे, हमें आप नेट टू नेट पेमेंट करें। तो ये है ऐसा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई ना सेल्स टैक्स है और ना इनकम टैक्स है? नहीं देखें, जो गवर्नमेंट एंटिटी है ना, जैसा कि आपको पता है वो विथहोल्डिंग एजेंट तो हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर वो सेल्स टैक्स में उसको रजिस्टर होने की जरूरत तो नहीं होती गवर्नमेंट को ना। जी तो इसलिए इस हद तक तो बात ठीक है कि अगर दो गवर्नमेंट एंटिटीज आपस के अंदर डील कर रही होती है ना, जी तो वो सेंस नहीं बनती। ये ऐसी बात है कि अपनी एक जेब से पैसे निकाल के दूसरी जेब में डालने वाली बात है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो वो तो फायदा नहीं है। फायदा तो ये है कि आवाम से, वो लोग जो प्राइवेट, जो सिविलियन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनसे गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करना है ताकि वो अपनी गवर्नमेंट की मशीनरी को चला सके ना। अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी।
जी किसी और का क्वेश्चन है? एनीबडी? जी अशरफ गनी, अब्दुल्ला अशरफ साहब। अब्दुल्ला अशरफ साहब, आपने हैंड रेज किया था, आपका कोई क्वेश्चन है? जी अब्दुल्ला साहब, हम सुन रहे हैं, प्लीज। आई गेस उनकी आवाज नहीं आ रही। सर एक मेरा मासूमाना सवाल है। सर सर सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 का रिप्लाई क्या होगा अगर उसके तहत आपका नोटिस आता है? जी सर बोले प्लीज। अब्दुल्ला साहब ने माइक अनम्यूट किया लेकिन बोल रहे। अब्दुल्ला साहब, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप क्वेश्चन कर लें, सो दैट कि हम मीटिंग को कंक्लूड करें। सर आई गेस अब्दुल्ला साहब का क्वेश्चन नहीं है सर। और मैं अपने मासूमाना सवाल का जवाब जो है वो अब यहीं दे दें, बाकी लोगों को भी शायद इससे कुछ फायदा हासिल हो जाए। सर सर जो जी सेक्शन प्लीज 14 के तहत जो आपको नोटिस आता है उसके रिप्लाई हम किस तरह से ड्राफ्ट कर सकते हैं? व्हाट शुड बी आवर स्टांस? जी थोड़ा नोटिस को एक्सप्लेन कर देंगे। सर अभी मेरे पास आया नहीं है, लेकिन ये अभी एक भाई मुझे अप्रोच कर रहे थे, मुझे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। मैं तो नालायक सा स्टूडेंट हूँ सर, मुझे पता नहीं है। मैंने कहा चलिए अब सर से लगे तो क्वेश्चन कर लेते हैं। चलें ये मैं आपको भेज दूंगा, इनबॉक्स कर नहीं दो। तो नोटिस नोटिस का सर ये है कि थोड़ा फिर बैकग्राउंड देखना पड़ेगा हमें। जी आई कैन अंडरस्टैंड सर, मुझे भी उन्होंने अब बस वो जस्ट इतना इतना ही जेनेरिक लिखा है तो आपको मैंने कहा जैसे मैं पता पता। है ना कि नहीं देखे जो सेक्शन 14 है ना वो है रजिस्ट्रेशन का। ओके तो रजिस्ट्रेशन का मेरा ख्याल है जो आपको अगर गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आता है तो वो नॉर्मली कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का होता है कि मतलब आपने कारोबार शुरू किया, आपको खुद से वॉलंटियरली रजिस्टर होना चाहिए था, बट आप लेकिन रजिस्टर्ड आप नहीं नहीं हो। हुए। सही है। हाँ तो उन आपकी उन्होंने क्या किया कि आपकी सेल्स इनकम टैक्स रिटर्न देखी होगी, उसने देखा होगा कि ठीक ठाक ये अपनी सेल शो कर रहा है बिजनेस, लेकिन इसके ऊपर ए सेल्स टैक्स क्यों नहीं दे रहा। अब इसकी दो वजूहत हो सकती हैं सर। वो ये है कि या तो जो आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज ही नहीं होता, एग्जेम्प्ट है आप, तो आप उनको बता ठीक है। दें कि भाई हमें तो होना ही नहीं है क्योंकि हम एग्जेम्प्ट है, या कोई उसकी और वजह है। या फिर ये है कि अगर आप समझते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज होता है, यू नीड टू बी गेट रजिस्टर्ड या यू आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, तो फिर आपको वॉलंटियरली जाके रजिस्टर हो जाना चाहिए। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर। मरवत साहब का शायद कोई और क्वेश्चन है। मरवत साहब प्लीज आप अपना क्वेश्चन कर लें सो दैट कि हम मीटिंग को सर बस कंक्लूड। एक छोटा जी 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 एक जी छोटा प्लीज। सा सवाल है कि एक सप्लायर अगर वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है और वो सिर्फ एनटीएन उसका है, फाइलर भी है, साल के साल फाइलिंग भी करता है, लेकिन वो सप्लाईज देता है तो वो डिपार्टमेंट जो है वो उससे सेल्स टैक्स भी काट रहा होता है, तो सर उससे वो इनकम इसलिए काट रहा होता है कि पहली बात तो उसने चार्ज नहीं किया होता। जी जी ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप 100 रुपए की सप्लाई करते हैं, दो ऑप्शन हैं। अगर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है तो आप सेल टैक्स 18% इंक्लूड करेंगे, आप 118 रुपए की इनवाइस करेंगे, ठीक है। तो जी होता क्या है कि आपका सेल्स टैक्स फर्ज करें वो विदहोल्ड भी कर लेते हैं तो 100 रुपये आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर फर्ज करें आप अनरजिस्टर्ड है, आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया हुआ और आप सेल कर रहे हैं, तो उस सूरत में वो क्या करते हैं कि जितना ड्यू टैक्स है 18% फर्ज का उसके ऊपर बनता है, तो वो 18% आपके 100 रुपये से काट लेते हैं। बीइंग अ विदहोल्डिंग जी एजेंट, बीइंग अ जी विदहोल्डिंग जी एजेंट सर। वो कंप्लीट टैक्स काट देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सर वो जो सेल्स टैक्स में अनरजिस्टर्ड है तो उस पे कोई इजाफी 18 नहीं, उस पे 19% कटता है, ऐसा तो कोई वो रूल नहीं है ना कहीं पे? नहीं 19% का सीन नहीं है वो, फिर ये एक और ऑप्शन हो सकती है जैसे हमने कहा कि फर्दर टैक्स का ना, जी जी लेकिन वो फर्दर टैक्स जो है वो तो सेल करने वाले बंदे ने चार्ज करना होता है। बाकी 19% उसमें जो आप बात कर रहे हैं उसमें बाज औकात कोई और लेवीज और प्रोवेंशियल लेवीज वगैरह होती हैं बाज औकात उसके अंदर ना।
मतलब रेट आपका कहने का मतलब ये कि अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो 18% ज़ाहिर है वो डिपार्टमेंट या कोई वो काट देगा आपसे, कंप्लीटली जी काट जी देगा। बिल्कुल वरना बिल्कुल तो सर। 1/5 अगर रजिस्टर्ड है तो 1/5 वो रिटेन कर लेगा और बाकी आपको चेक की वो भी सूरत में वो भी रिटर्न सर कर। उस सूरत में कि अगर अगर आपने सेल्स टैक्स चार्ज किया है तो फिर 11th शेड्यूल है सेल्स टैक्स का ना, जी जी। उसमें पूरा मेंशन है कि कौन सी पार्टी है वो कितना टैक्स जो है वो विथहोल्ड करने की मजाज है अगर आपने प्रॉपरली सेल टैक्स चार्ज किया। अगर नहीं किया तो वो फिर ज़ाहिर है आपसे 100% टैक्स विथहोल्ड कर लेते हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर आपकी उन आपके हाथ उनके हाथ से इनवॉइस निकल जाती है ना, तो आप तो सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं है, जिसका मतलब है कि उस ट्रांजेक्शन के ऊपर तो सेल्स टैक्स कहीं जमा ही नहीं होगा ना, जी इसलिए वो काट लेते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। सर वेलकम। एक एक सवाल अगर मैं सकता हूँ अगर आपसे सर, जी जी क्लोज नहीं कर रहे। अच्छा सर, एक सवाल सर, ये जो बात हुई थी कि हमारी कुछ सप्लाईज एग्जेम्प्ट हैं और कुछ सप्लाई टैक्स टैक्सेबल है, ठीक है सर, इसके जी जी। हवाले से सेक्शन 8(1)(a) है। हम्म। अब इसमें वो अपॉर्चुनेट, वो क्या लफ्ज है, मुझे मुझसे तो बोला भी नहीं जाता, एक तो हम लोग जी इधर जी के हैं। पोर्शन पोर्शन है, हाँ पोर्शन करना, जी जी। अपॉर्चुनिटी। अब सर, अब मैं अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको सप्लाई दी, आप हैं रीजनल टैक्स ऑफिस रावलपिंडी, ठीक है सर। ठीक है मैंने आपको दी सप्लाई। ठीक हम है समझते हैं, थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि कंप्यूटर एग्जेम्प्ट है, ठीक है सर। ठीक है मैंने आपको 4 कंप्यूटर्स दिए, 4 प्रिंटर्स दिए। ठीक है। प्रिंटर टैक्सेबल है, स्टैंडर्ड रेट है, और ये 6 शेड्यूल के तहत कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं ये आपके एग्जेम्प्ट है। मैंने आपको हम्म एक ही इनवॉइस बना कर दे दी, और हम्म। मेरा जो प्रिंटर का जो टैक्स बनता था, लेट से वो 20,000 रुपये बनता था, वो ठीक है। मैंने चार्ज कर लिया आपसे। और जो हम्म कंप्यूटर था उधर मैंने लिख दिया एग्जेम्प्ट। टोटल हमारा बिल हम्म। बन गया लेट से 2,20,000 रुपये, ठीक है सर। ठीक है और ठीक बीस है। हजार रुपये में से आपने 1/5 डिडक्ट कर लिया, बाकी 12% मुझे दे दिया। मैं एडजस्ट करना चाहूँ या जमा कराना चाहूँ, मैंने वो ठीक है। 12% जमा करा दिया, जो लेट से 15,000 रुपये बनता था। ठीक हो गया हम्म। सर। अब आप मुझे ये बताइए, अब इसमें जो ये 8(1)(a) के सर अभी कुछ अरसा कबल बड़े नोटिस जारी हुए, शायद सारे पाकिस्तान में जारी हुए, बलूचिस्तान में तो बड़े जारी हुए, और हमने इनको खूब सर माशाल्लाह ऐसा जवाब दिया कि वो अभी तक याद करते, अभी तक ऑर्डर ही बेचारे पास नहीं कर सके, वो ऐसा जवाब इनको ठीक मिला। है। तो वो अभी सर आप मुझे बताइए, इसमें ये क्या ये एलिमेंट क्या आता है। अब फॉर एग्जांपल सर, मैं आपसे कैसे चार्ज कर सकता हूँ कंप्यूटर पर टैक्स, वो तो एग्जेम्प्ट है, ऐसा ही है, बिल्कुल कंप्यूटर सही मैंने है। चार्ज कर लिया। अब ये कहते हैं कि नहीं जनाब, आपको तो अपोर्शनेट करना था, आपको तो वो करना था, और आपको इतना टैक्स जमा कराना था। अब आप मुझे बताइए, आप आरटीओ नहीं है, आप कोई और डिपार्टमेंट भी है, तो आपको भी पता है कि भाई कंप्यूटर तो एग्जेम्प्ट है, इस पर तो 18% है ही नहीं। हाँ, प्रिंटर पर नहीं 18%। मैं सर इस पे थोड़ी सी आपको ये बात बता दूं कि आपको ना, अगर फर्ज करें आप 10 नोटिस आते हैं तो उसमें 4 से 5 ऐसे नोटिस आते हैं जो बिल्कुल नॉनसेंस ग्राउंड के ऊपर होते हैं। जी और ये एक हमारे एक और ही है दोस्ती, टैक्स दोस्ती के वाले एक वकील दोस्त हैं हमारे, आजकल दुबई होते हैं, उनकी कल बल्कि एक वीडियो देख रहा था कि ऐसा क्या वजह है कि एफबीआर के बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है वो इनके खिलाफ हो जाते हैं। उसके पीछे वजह ही यही है, 95% वजह ही यही है कि ये इतने नॉनसेंसिकल ग्राउंड के ऊपर बने होते हैं ना, जी जो एक अपील नहीं तो दूसरे अपील फोरम के ऊपर उड़ जाते हैं नॉर्मली। जी हाँ, लेकिन पीछा तो सुप्रीम ये कोर्ट तक आप ही जो नहीं बात, छोड़ते। जी जी बिल्कुल आपका जो ये बात है, बिल्कुल आपका ये पॉइंट ऑफ लॉ है, इसको आप घसीट कर सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं। और वो आप वाली बात जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि आपने एक अच्छा जो है वो अच्छी तरह उसको रिबट किया है, तो डेफिनेटली केस को तो खत्म होना था। जी हाँ, मतलब है कोई उसका ओएनओ पास नहीं हुआ। नहीं वो बनता ही नहीं, जिस तरह आप फरमा रहे हैं ना, वो अपोर्शन करें या वो सारा कुछ करें, वो बिल्कुल वो तो खुद समझते थे, कहे जाके यार लॉ पढ़ लो, एक दफा किताब पढ़ के ही नोटिस कर लेते। जी सही। वैसे ठीक है, ये मैंने वैसे सर असल में पता है क्या, मैं आपको बताऊं ये रीजन क्या बनी इससे, ये 8(1)(a) की, ये पहले था सिर्फ हम्म। मैन्युफैक्चर के लिए, ये जी ला जी। फिर अमेंड हुआ, उसमें उन्होंने मैन्युफैक्चर का हम्म। लफ्ज उसमें से ओमिट कर दिया। अब वो ओमिट कर दिया और नीचे जो ऑल था उसको लिखा रहने दिया, और वो ऑल में तो फिर सारे ऑल आ गए, सारे सेल्स रजिस्टर्ड यूनिट्स आ गए। तो सर इनकी वो हम्म। बुनियादी, और इनको आज तक ये पॉइंट भी समझ में नहीं आया ना, मैंने इनसे कभी शेयर किया।
हम उसी मैन्युफैक्चर को लेकर चलते रहे। जबरदस्त ये जबरदस्त तो सर। मैन्युफैक्चर पर बनता है, हम पर तो है ही नहीं। जो रॉ मटेरियल जी खरीद रहा है और जी ये जी कर रहा है और वो कर रहा है, ये तो उस पर बनता होगा, हम तो मैन्युफैक्चर नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, स्टेशनरी के बारे में काइंडली क्लैरिफाई कर दीजिएगा। आया ये एग्जाम्प्ट होती हैं और किस शेड्यूल में सर इसका तस्करा होगा, पहले ये रहनुमाई फरमा दें। सिंपल सिंपल सर, इसका रूल ऑफ थंब है वो ये कि आप 6 शेड्यूल देख लिया करें जब भी आपने कोई एग्जाम सप्लाई के हवाले से चीजें देखनी है। 6 शेड्यूल 1 है, उसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर वो चीजें लिखी होती हैं ज्यादातर जो जिनकी इंपोर्ट और लोकल सप्लाई दोनों पे टैक्स नहीं होता, ठीक है। और उसका जो पार्ट 2 है उसके अंदर ज्यादातर वो चीजें होती हैं जिनके ऊपर सिर्फ इंपोर्ट स्टेज पे एग्जाम्पशन होती है। लोकली अगर आप उसको डील करेंगे तो उस पर टैक्स होता है। तो इसके लिए अगर आपने किसी भी चीज का टेस्ट देखना है या चेक करना है तो वो आप 6 शेड्यूल देख सकते हैं। चले सर, वैसे स्टेशनरी आप तजर्बे के रूह से बता दीजिएगा। 2023 की अगर हम रिटर्न देख रहे हो या चलें करंटली भी देख रहे होते हैं, तो क्या ये एग्जाम्प्ट हैं या नहीं है? इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास का थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फिलबदी बहुत सारे वास्ट क्वेश्चंस हैं और रिसेंटली मैंने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, तो मैं अपने नोट कर लिया अपने पास स्टेशनरी का। कल इंशाल्लाह जैसे एडमिन बता रहे हैं अगर क्लास होती है तो इंशाल्लाह क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। आपका नाम क्या है? इमरान असलम सर। इमरान। इमरान भाई आपने याद कराना है कल आप जब भी क्वेश्चन आंसर हो ना। सर वेरी इसका राइट। जवाब मैं दे देता हूँ सर। 6 शेड्यूल में सर ये पेंसिल, कलर पेंसिल, कॉपी सर ये सारी एग्जाम्प्ट हैं 6 शेड्यूल के तहत सर। चले ये अच्छा हो गया उन्होंने आंसर आपको कर टेबल दिया, 1 बट ये है कि मैं वही था कि एक दफा इसको तसल्ली से चेक या करना वो चाह रहा सर था कि देखना कर पड़ता है, गया था। आपकी बात दुरुस्त है, देखना पड़ता है, बिल्कुल हर बार देखना पड़ता है, तो क्योंकि जाहिर है इतनी इतना बहुत बड़ी एंट्रीज ऑडियंस है और बड़ी बात यह है कि हैं। आपको पता है जिम्मेदारी है, आप कोई सी भी गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं तो नुकसान बहुत होता है इसका। या सर उसी शेड्यूल में एग्जाम्प्ट है। जी जी 6 शेड्यूल एक दफा देख ले, मैं भी कल देख लेता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। बस यही होता है सर, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपसे पूछने से ये होता है कि हम मार्केट में वैसे तो कहीं ना कहीं ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन जाहिर है आप सीनियर हजरात की तरफ से जो हमें रहनुमाई होती है तो वो ज़्यादा रिलायबल सोर्स से हमें होती है, तो हम ज़रा उस पर मतलब रिलाई कर लेते हैं। लेकिन मैं जी इसमें जी एक बात और बता दूं, ये भी टैक्स टैक्स होने वाला है। ये 30 जून के बाद अभी जो फाइनेंस बिल आ रहा है उसमें इसको 18% पे ला रहे हैं ये लोग। सर ये उसमें तो बहुत एग्जाम्पन सारी खत्म चीजों हो का हम गई। सुन रहे हैं, दुआ करें बस। ये एग्जाम्पशन इस पर खत्म होने जा रही है। जी जी इस बहुत सारी चीजों के ऊपर अभी भी खत्म हो जाएगी। जी हाँ। एनी अदर क्वेश्चन जी? अब्दुल्ला साहब आपका हैंड रेज है, दोबारा से अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कर लीजिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, अदरवाइज हम कंक्लूड करते हैं सेशन को। और इंशाल्लाह अगर कल क्लास कंडक्ट होती है तो उसके हवाले से जो अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। जी अब्दुल्ला साहब प्लीज। सर इनका कोई क्वेश्चन नहीं है जहां तक मैंने प्रिज्यूम किया है। थैंक यू सो मच। चले और बाकी वेलकम तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया। सर प्लीज आप अगर कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें तो हम इसको सर, थैंक यू सो मच। और ये इंशाल्लाह लर्निंग की जर्नी है। मुझे अभी बात करके अंदाजा हुआ है कि सारे स्टूडेंट्स नहीं माशाल्लाह इसके अंदर सीजन प्रैक्टिशनर्स भी हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि डिस्कशन के अंदर जितने भी, जैसे अभी जो हमारे दोस्त थे क्वेटा से इलियास भाई, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो जो चीजें उन्होंने की, तो ये एक म्यूचुअल हमारा डिस्कशन सेशन होगा। और ये आपको पता है कि लॉ एक डिस्कशन का मीडियम है, जितना आप इसको म्यूचुअली डिस्कस करते हैं उसमें से नई नई चीजें निकलती हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मैं तो जाहिर है अपनी प्रैक्टिस की बेस पे जो नॉलेज है इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करूंगा, लेकिन साथ में वेलकम भी करूंगा कि अगर कोई भी चीज़ आपके तजर्बे के मुताबिक, आपके ओपिनियन के मुताबिक आप समझते हैं कि इसको मजीद बेहतर किया जाता है तो प्लीज़ उसको ज़रूर जो है उसके अंदर अपनी जो है वो शिरकत कीजिएगा उसके अंदर। और लास्ट में मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूंगा। और इंशाल्लाह इस सेशन को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और फिर देखते हैं कि एडमिन जो है वो नेक्स्ट फर्स्ट क्लास जो है हमारी कब जो है वो
अरेंज करते हैं, तो इस हिसाब से फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच सर। सर आपने लेकिन वो जजमेंट काइंडली सर वो आप जरूर मेरे साथ सर शेयर कर लीजिएगा। जी वेलकम सर, वेलकम, क्यों नहीं ठीक है ना सर, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, नाइस ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सर खुरम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।